गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। आज है 15 अक्टूबर। जब हम बात करें आज के दिन की मुनासबत से तो एक जुमले से हम आगाज करते हैं, अगर जान बचानी है तो हाथ धोइए वरना आप जान से हाथ धो बैठेंगे। क्योंकि आज बड़ी ये इतना हैवी सेंटेंस सुबह सुबह कहाँ से आया मुझे बताएं। एक दोस्त ने बताया था मुझे। दोस्त ने बताया था और आपने वो उसकी वो एडवाइस आपने याद रखी हमारे है। दोस्त जो है ना हमारे शो में बहुत दफा आ चुके हैं, नुमानुल हक। ओके, तो उन्होंने मुझे जुमला दिया था, दिया किसी और अंदाज से था, तो मैंने कहा कि मैं इसको यहाँ पे जरा पेश कर दूं। अच्छा, आप बताएं कि आपने ये जुमला क्यों पेश किया। क्योंकि आज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है। ओह माय गॉड। ओके, सो कितने लोग हैं जो कि हाथ नहीं धोते? क्योंकि देखिए, मैं आपको लिटरली एक बात बता रही हूँ, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को ना रात को जब वो स्किन केयर कर लेते हैं ना, स्किन केयर करने के बाद सुबह उठ के वो फेस वॉश से अपना फेस साफ नहीं कर रहे होते, धो नहीं रहे होते, और वो खाली पानी से धो रहे होते हैं। वो ये बात कर रहे होते हैं कि क्योंकि हमने रात को इतनी स्किन केयर की थी तो सुबह जरूरत नहीं हमारी स्किन को कि फेस वॉश का इस्तेमाल करें। जो पूरी रात आपकी स्किन पे ऑयल्स की एक्सक्रीशन होती रही है, मतलब वो सारी चीजें, उसके बाद आपकी स्किन खराब हो जाती है। अच्छा, अब शक्ल का तो फिर भी हम ख्याल रखते हैं, हाथों का तो हम वाकई ख्याल नहीं रखते शुएब। और ये बड़ा जरूरी है इस पे बात करना, चूंकि जो बैक्टीरिया है जब वो हम पे हमला करता है, ज्यादातर हमारे हाथ ही उसका जरिया बनते हैं। आप देखिए, हम किसी सरफेस को टच करते हैं, हम हॉस्पिटल गए, हम किसी और जगह पे गए, किसी पब्लिक स्पॉट पे गए, वहाँ पे हमने जब हाथ रखा, वहाँ पे बैक्टीरिया थे, उसके बाद हमने हाथों से अगर अपनी आंख को मल लिया या मुंह पे टच कर लिया, यानी ज़बान टच हो गई, सो वो बैक्टीरिया आपके जिस्म में दाखिल हो जाता है, फिर आपके जिस्म पे वो अटैक करता है। और अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, अगर आप उसके खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़अत नहीं रखते, तो वो बैक्टीरिया आपके लिए खतरनाक हो सकता है, बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक कि वॉशरूम अटेंड करने के बाद हाथ धोना, दूसरा जब आप घर जाएं तो हाथ धोएं, तीसरा जब भी किसी ऐसी जगह पर आप मौजूद हैं, जैसे आप हॉस्पिटल गए हैं, ऐसे किसी स्पॉट पर गए, तो भी आपने हाथ धोने हैं। खाना खाने से पहले हाथ धोएं, सबसे बड़ी बात। अक्सर लोगों को हमने देखा है कि अच्छा ये फीजिबल नहीं है यहाँ पे हाथ धोना, तो खैर जी ऐसे ही खा लेते हैं हम जी, फोर्क से खा रहे हैं और इस तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं वो जर्म्स जो हैं वो एंटर हो जाते हैं, क्योंकि फोर्क को भी जब आप हाथ लगा रहे हैं या कहीं ना कहीं आप रोटी भी तो खा रहे होंगे ना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हाथ धोने की आदत वैसे ही अपनाएं। आज जरा हम आगे डिटेल में चल के इससे बात भी करेंगे कितना फ्रीक्वेंटली एक दिन में हाथ धोने की जरूरत होती है, स्पेशली बच्चों के पर्सपेक्टिव से हम बात जरूर करेंगे, क्योंकि ये हैबिट डेवलप की जाती है। और हाथ किस साबुन से धोना है इसकी बात भी करेंगे, लेकिन आज के दिन की मुनासबत से बात अगर करें तो आज एक और दिन मनाया जा रहा है। बिल्कुल जी, आज जी दही ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जो हमारी रूरल ख़वातीन हैं, हम कहते हैं ना कि गांव देहात में हमारी जो ख़वातीन रहती हैं, आज उनका आलमी दिन मनाया जा रहा है। और आज हम ज़रा उनकी एफ़र्ट्स को रिकग्नाइज़ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप जो बात करते हैं ना, हम तक ये जो अनाज पहुँचता है, उसके पीछे खेती बाड़ी का काम, और इसके अलावा पूरा दिन घर के काम, और इसके अलावा पाकिस्तान की इकॉनमी में उनकी कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन होती है, हम कभी इसको एक्नॉलेज नहीं करते, या हम में से बहुत सारे लोगों को तो रियलाइजेशन ही नहीं है कि हमारी जो देही ख़वातीन हैं वो किस तरीके से एफर्ट्स पुट करती हैं और पाकिस्तान को इसका फ़ायदा देती हैं। आप और हम यहाँ बैठकर मुस्तफ़ीद हो रहे होते हैं। सो आज का दिन मनाने का मकसद ये भी होता है कि किस तरीके से हम अपनी देही ख़वातीन को ख़राज तहसीन पेश करें, उनको अप्रिशिएट करें, एक्नॉलेज करें उनके एफर्ट्स को। एट द सेम टाइम किस तरीके से हम रजिस्टर करवा सकते हैं उनकी एफर्ट्स को, किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं, क्या इस्लाहात लाई जा सकती हैं हमारे कवानीन के पर्सपेक्टिव से भी, और स्पेशली हमारी जो एक सिविक सेंस जिसको हम कहते हैं कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि हम उनको पे बैक कर सकें। तो इन मौज़ूआत पर और कुछ और मौज़ूआत पे करेंगे बात इस ब्रेक के बाद। तुम ये कुरकुरे क्यों खाती हो? एਵੇਂ ही तो नहीं ना फिर? क्रेजी फॉर कुरकुरे। पाकिस्तान आइडल का सफर आज पहुंच चुका है लाहौर और इस्लामाबाद में। आज हम कैपिटल में हैं। वेलकम टू लाहौर। मतलब आपने होश उड़ा दिया। बहुत अच्छा था, सुनने था। ये वो सिंगर है जो अपनी तरफ से कर सकती है और इसको इजाजत। यार मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं कॉन्सर्ट देखने आया हूँ। एक से बढ़ के कौन लोग हैं?
याद क्या तुझको दिला मैं अपने घर में बात करता हूँ कि मैं रोता नहीं हूँ, तेरा लेकिन जाना। EcoStar TV, your world, your way. वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आज है जी हाथ धोने का आलमी दिन। उससे पहले भी हम गुफ्तगू कर रहे थे इस हवाले से कि कितना ज़रूरी है इस हैबिट को डेवलप करना, स्पेशली हमारे बच्चों के लिहाज से अगर हम बात करें। खैर बड़े यहाँ पर बात नहीं सुन रहे होते तो बच्चों को हम क्या ही एजुकेट करेंगे, बच्चे वही करते हैं जो कि बड़े कर रहे होते हैं। सही बात। अक्सर हमने ईश्वर यही देखा है कि खाना खाने से पहले हम कहते हैं अच्छा चलो हाथ धो लेते हैं क्योंकि खाना खाने लगे, और काफ़ी सारे लोग तो तब भी नहीं खाते क्योंकि कहते हैं हम तो छुरी चम्मच से या कांटे से खाना खा रहे हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है। सो खैर पूरा दिन अगर हम देखें तो जगह जगह आपका हाथ टच होता है और अब जाहिर सी बात है जर्म्स जो हैं वो आप थ्रू आउट कैरी कर रहे होते हैं और बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि आपके हाथों से सिर्फ फैल रही होती हैं। सो आज इस बारे से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कितना फ्रीक्वेंटली दिन में हमें हाथ धोने की ज़रूरत है और ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो कि हमें हाथ ना धोने की वजह से लगती हैं, कौन से ऐसे जर्म्स हैं जो कि थ्रू आउट हमारे हाथों पर मौजूद होते हैं और उनसे हमें कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। एक तो शॉर्ट टर्म में ये नज़ला ज़ुकाम ये तो अपनी जगह पर है, बट लॉन्ग टर्म क्या हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। हमारे साथ मौजूद है जी मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं डॉक्टर नूरुलैन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये आज के दिन की मुनासबत से क्या वाकई बहुत ज़्यादा बात हो रही होती है हाथ धोने काल में, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि स्कूल्स में या कहीं और भी बहुत ज़्यादा इस दिन की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा नहीं होता लोगों को। एब्सोल्युटली, आई थिंक हाथ धोना या हैंड वॉशिंग इट्स अ वेरी वेरी सिंपल स्टेप, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल बुनियादी स्टेप है जो हमें बहुत से मसाइल से बचा सकता है। जैसे कि मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं जैसे कि दस्त है, इसहाल, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, गला ख़राब होना, नज़ला ज़ुकाम, इसके अलावा निमोनिया जो है उससे बचाव हो सकता है। हेपेटाइटिस ए और ई, उनसे बचाव का बहुत आसान सा तरीका है कि अगर हाथ धोने की प्रैक्टिस को आम किया जाए और इसकी अवेयरनेस फैलाई जाए, और ये एक बहुत ही बुनियादी और छोटा सा 20 सेकंड का अमल है जिससे हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। हाथ धोना पानी से, यानी साबुन पानी से हाथ धोना और सैनिटाइजर इस्तेमाल करना, क्या फ़र्क होता है? अमूमन जो हमारी मेडिकल प्रैक्टिस में गाइडलाइंस हैं, WHO की गाइडलाइंस, वो ये हैं कि अगर आपके हाथ जो हैं विजिबली सॉइल्ड, यानी कि आपको नज़र आ रहा है कि उनके ऊपर कोई गंदगी वगैरह लगी है, तो तब तो आपको तजवीज़ करदा है कि आप साबुन और पानी से अपने हाथ धोएं। लेकिन अगर आपके पास साबुन और पानी दस्तयाब नहीं है और आपके हाथों पे कोई विजिबल गंदगी नहीं है, तो फिर आप हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वही सारे मराहिल फॉलो करें जो हैंड वॉशिंग के मराहिल होते हैं। उन्हीं मराहिल को फॉलो करके 20 सेकंड तक हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। प्लीज एक्सप्लेन कर दें 20 सेकंड तक जो आप कह रहे हैं मराहिल, क्योंकि इसमें कहते हैं यूं यूं, और या तो पूरा एक्सप्लेन कर दें हाथ धोने का सही तरीका। जी बिल्कुल, असल में हमें अपने हाथों पे प्रॉपर मिकदार में सोप या आप जो भी चीज़ इस्तेमाल करें या हैंड सैनिटाइज़र, इन दैट केस अपने हाथों को, अगर हम साबुन और पानी की बात करें, अपने हाथों को गीला करके अच्छी तरह साबुन दरमियान में लेके उसके बाद अपने हाथों की दरमियाने हिस्से को साफ़ करना है, फिर दोनों हाथों की बैक्स को, पुश्तों को साफ़ करना है। उसके बाद जो एरियाज़ ज़रूरी हैं और हम अक्सर भूल जाते हैं, उंगलियों के दरमियानी हिस्सा, दोनों हाथों की उंगलियों के दरमियानी हिस्से को साफ़ करना ज़रूरी है। अक्सर नाखूनों का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। उसके लिए उस नाखूनों के हिस्से को बच्चों को भी ये सिखाना चाहिए कि वो अपनी हथेली के ऊपर उसको जो है रगड़ें कुछ सेकंड्स के लिए, और दूसरे हाथ की भी हथेली के ऊपर इन नाखूनों को रगड़ें। अगर नाखून बड़े हों, वैसे तो कोशिश करें कि नाखून कटे हुए हों, अगर बड़े नाखून हों तो एक इजाफी टूथब्रश या कोई ब्रश रखें जिससे आपको नाखूनों के नीचे हर दफ़ा हैंड वॉशिंग के दौरान में ब्रश करना चाहिए टू मेंटेन एडिक्वेट हाइजीन। उसके अलावा जो अंगूठे की सरफेस है, अक्सर वो अमूमन हाथ धोने में जो है वो मिस हो जाती है, इसलिए अंगूठे को रिकमेंडेड है कि आपने अलहदा से दोनों हाथों के अंगूठे को वॉश करना है और एंड पे कलाई को स्लाइटली यूं करके वॉश करना है। एंड दिस प्रोसेस टेक्स अबाउट 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड से पहले तो हो नहीं सकता। इसलिए दैट मींस ये तो हो गया साबुन से या पानी से हाथ जब धो रहे हैं तब आपने इस तरह करना, अगर आप सैनिटाइजर इस्तेमाल करें तो भी आपने इसी तरह ही करना है ताकि अच्छी तरह से
उसमें से सारा गंद निकल जाए, ये बड़ा ज़रूरी, स्पेशली नेल्स, क्योंकि ये मिस कर देते हैं, यहाँ पे वो डर्ट भी फंसी होती है, गंद फंसा होता है। जब आप खाना खाते हैं या आप अगर किसी को नाखून चबाने की आदत हो तो वो उससे फिर आपका काम खराब। अच्छा, और ये कोविड में वैसे हमने ये टेक्निक्स रटी हैं सबने, लेकिन जाहिर सी भूल बात गए है ना? भूल गए। वैसे वाकई लिटरली तरीका अभी जब डॉक्टर साहब ने अभी बताया तो रिमाइंड होने लगा है हम हमें कि अच्छा, जो किया, चलो चलो तो चलो। हम हाथ तो ऐसे ही धोते हैं, सैनिटाइजर तो हम बिल्कुल ऐसे 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 कर रहे होते हैं, और हाथ भी बच्चों को भी हम इतना ज्यादा एजुकेट नहीं कर रहे होते इस हवाले से। डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये भी बताइएगा कितना फ्रीक्वेंटली हमें हैंड वॉश करना चाहिए? कब कब जरूरी है? हम में से हर किसी को पता है कि खाने से पहले तो ज़रूरी है धोना चाहिए। एक बड़ा फेमस कोट है कि हाइजीनिक पर्सन वॉशेस हिज हैंड्स बिफोर मील एंड अ क्लीन पर्सन वॉशेस हिज हैंड्स आफ्टर मील। तो हाइजीनिक और क्लीन में थोड़ा सा डिफरेंस है, पहले भी धोना चाहिए, बाद में भी धोना चाहिए। बाद में धोना की अखलाकी बात है, पहले धोना So be hygienic and clean both. Yes. तो पहले धोना एक हाइजीनिक बात है फॉर अवॉइडिंग जर्म्स। उसके अलावा हमें जब कभी हम किसी गंदी चीज़ को हाथ लगाएं, कूड़े को हाथ लगाएं, किसी कंटामिनेटेड चीज़ को, जो लोग पेशेंट्स का ख्याल रख रहे हैं वो पेशेंट्स की किसी भी चीज़ को टच करने के बाद अपने हाथ ज़रूर धोएं, और पेशेंट के पास जाने से पहले भी। इसके अलावा स्पेसिफिक जो हमारे पॉपुलेशंस हैं, जैसे छोटे बच्चे, उनकी हैंडलिंग में आप बच्चे को फीड कराने लगे उससे पहले अपने हाथ लाजमी धो लें। बुज़ुर्ग, किसी का आपके घर में बुज़ुर्ग है, उनका ख्याल करें, या जैसे कि मेरी फील्ड है ऑन्कोलॉजी, आप कैंसर के पेशेंट्स का ख्याल करें, उनको खाना दे रहे हैं, उनकी हैंडलिंग करें, उनसे हाथ मिला रहे हैं, उससे पहले हाथ धोएं ज़रूर, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपने घर में पेट्स रखे हैं, पेट्स को हाथ लगाने के बाद हाथ धोएं। घर में आप कहीं से भी बाहर से आए हैं, शॉपिंग करके आए कहीं से, उसके बाद हाथ धोएं, ठीक है। और ऑब्वियसली जैसे वॉशरूम के बाद तो हाथ धोना प्रैक्टिस एक है, तो ज़रूरी है, तो वो तो ज़रूरी है। इसी तरह ये सारे मौके हैं जिनमें स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि हाथ धोएं। एक नॉर्मल साबुन और एक एंटीबैक्टीरियल साबुन, दोनों में क्या फ़र्क है हाथ धोने में? कौन सा साबुन बेहतर है इस्तेमाल करना? और या तो अभी तो आजकल देखा जा रहा होता है कि हर साबुन के ऊपर ही एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर लिखा हुआ होता है कि 99.99% वो जर्म्स का 0.1% क्यों नहीं मरता? नहीं, वो नहीं मरना चाहिए बेसिकली। अच्छा, ये अब आप हाँ डॉक्टर साहब बताएं। असल में स्किन में हमारे ना एक नॉर्मल फ्लोरा होता है, नॉर्मल बैक्टीरिया का परसेंटेज होता है जो हमारी स्किन को मॉइस्ट रखने के लिए और हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी होता है। तो हम चाहते हैं कि बैक्टीरिया अगर मर भी जाएं तो वो जो नॉर्मल बैक्टीरिया हैं वो हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए जो ज़रूरी है वो रहे, गुड बैक्टीरियाज ना मर जाएं। बिल्कुल, गुड बैक्टीरिया रहें स्किन पे। तो एंटीबैक्टीरियल का जो है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल एक टॉपिक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी स्किन से वो वाली बैक्टीरियाज भी एलिमिनेट हो जाएं। नॉर्मल इंसान को तो शायद वो बैक्टीरिया ख़त्म होने से फ़र्क ना पड़े, लेकिन जैसे ड्राई स्किन जिनकी थोड़ी सी टेंडेंसी होती है ड्राई स्किन या एक्जिमा की, उनके अगर वो नॉर्मल बैक्टीरिया भी एंटीबैक्टीरियल साबुन से किल हो जाते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। हाँ, एक्जिमा की वर्सनिंग हो जाती है। तो अगर आप ऐसी हेल्थ केयर सेटिंग्स में काम कर रहे हैं कि आपने किसी पेशेंट को या किसी बहुत छोटे बच्चे को अटेंड करना है, या आपने किसी बुजुर्ग को घर में अटेंड करना है और आपको कोई स्किन का प्रॉब्लम नहीं है, तो बेशक आप एंटीबैक्टीरियल साबुन यूज़ करें, बट नॉर्मल लोगों के लिए टेक्निक इज मोर इम्पोर्टेंट देन द क्वालिटी ऑफ सोप दैट यू आर यूजिंग। 20 सेकंड आपने बड़ा अच्छा इसको एलैबोरेट कर दिया कि हम ये नहीं कह रहे कि आप एंटीबैक्टीरियल साबुन का इस्तेमाल ना करें। अगर हॉस्पिटल में आप यूज़ करें तो बिल्कुल एंटीबैक्टीरियल करें, आप बुजुर्ग को हैंडल करें या बच्चे को हैंडल करें या किसी ऐसी जगह से हैं तो यूज़ कर लें। अदरवाइज टेक्निक इज़ इम्पॉर्टेंट। आप नॉर्मल साबुन से हाथ धो लें, या जो भी आपने हैंड वॉश इस्तेमाल करना है उससे आप लिक्विड से आप हाथ धो लें। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि नहीं, एंटीबैक्टीरियल सोप होगा तो ही हाथ धोएंगे, तो वो गुड बैक्टीरिया जब मर जाएंगे तो और काम खराब हो अच्छा, जाएगा। वो जो फिर स्किन, फिर ये है कि मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, फिर मॉइस्चराइजर यूज करने की जो ड्राइनेस की आप बात करिए डॉक्टर साहब, फिर वो मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करने का हमें लगता है कि हमारी स्किन वापस हेल्दी हो गई है, मतलब गुड बैक्टीरिया भी वापस आ गया है। हमारे माइंड में जाहिर है हम जो रूटीन फॉलो कर रहे थे वो इस लिहाज से होती है। हाँ, बस फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है जिनकी स्पेशली ड्राई स्किन है या उनको एक्जिमा का प्रॉब्लम है। उनको चाहिए कि अगर उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो एंटीबैक्टीरियल चीज़ों से, जैसे टॉपिकल एंटीसेप्टिक्स हैं, जैसे ये होता है क्लोरोजाइलेनोल, जो डिटॉल वगैरह इस तरह की मुख्तलिफ अशिया हैं, और एंटीबैक्टीरियल, उनसे थोड़ा सा फिर उनको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां आजकल हम देख रहे हैं कि जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने हाथ धोने की प्रैक्टिस रखी हो जाए तो शायद हम इन बीमारियों से बच जाते हैं? क्योंकि एक तो नॉर्मल एनवायरनमेंट में है, आप जरा इनहेल भी करें एयर को, समटाइम्स ड्रॉपलेट्स भी होते हैं, बट वो जो हाथ धोने से हम ज़्यादा बैक्टीरिया बॉडी का हिस्सा बना रहे हैं और बीमार हो रहे हैं, वो कौन कौन सी बीमारी हैं?
काफ़ी वायरल बीमारियां हैं जिनमें कोविड भी शामिल है। एक्चुअली होता ये कि कुछ तो हम बीमारियां एनवायरनमेंट से इनहेल कर रहे हैं अपने नाक और मुंह के थ्रू, सही। वो तो किसी हद तक प्रिवेंटेबल नहीं भी हैं, लेकिन कुछ बीमारियां इस तरह से हमारे अंदर ट्रांसफ़र होती हैं कि जब हम अपने हाथ कंटेमिनेटेड हाथ अपने मुंह को या नाक को लगाते हैं तो वो हमारे अंदर इन्फेक्शंस जाती हैं। मुख्तलिफ वायरसेस हैं, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है, हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसका आगे सीज़न आ रहा है, एपिडेमिक आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमारे पास डायरिया है, वायरल डायरियाज़ हैं, बैक्टीरियल डायरियाज़ हैं, फिर हमारे पास वायरल हेपेटाइटिस जिसको हम पीला यरकान कहते हैं, हेपेटाइटिस ए और ई। उसका तो रूट ही यही है कि जब तक आपका कंटेमिनेटेड हाथों से अंदर नहीं जाएगा आपको वायरस होने के चांस नहीं है। उसके अलावा कंटेमिनेटेड पानी से भी होता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सोर्स ये होता है कि हाथों की जो गंदगी है उसकी वजह से। ओके जी, तो काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा इससे होते हैं हाथ ना धोने से, या कि वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं? अगर देखा जाए तो तकरीबन हेड टू हेड ही हर टाइप की बीमारियां हैं, स्पेशली रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो मैदे की बीमारियां हैं, हाजमे की बीमारियां वो होती हैं। और इसके अलावा जो है बिल्कुल ये वाली सारी बीमारी। लास्टली, क्या कोई कैंसर की भी ऐसी टाइप है जो कि इसी तरह ट्रांसफर होती है एक शख्स से दूसरे शख्स में, या इन्वायरमेंट से, जिसमें अगर हमने हाथ धोए होते तो हम बच जाते हैं? कैंसर में इस तरह स्पेसिफिकली कोई कैंसर नहीं है, बट कैंसर में हैंड वॉशिंग वही जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया, कैंसर पेशेंट्स की केयर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिन पेशेंट्स की इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज होती है, बिल्कुल कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी जिनकी हो रही होती है उनमें स्पेशली ज़रूरी है कि जो उनके केयर टेकर्स हैं वो हाथों की सफाई का बहुत ध्यान रखें। नॉर्मली लोग ये तो बहुत कॉन्शियस होते हैं कि हमने पेशेंट की चीज़ों को हाथ लगाने के बाद अपने हाथ धो लिए, ठीक है आप खुद सेफ हो गए, लेकिन उन कॉम्प्रोमाइज लोगों का भी ख्याल रखें जो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, छोटे बच्चे बुजुर्ग, और उनकी हैंडलिंग से पहले अपने हाथ ज़रूर। और वैसे भी कोई भी बीमारी अगर किसी को है, इम्यूनिटी अगर वीक है हम देख रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके लिए ज़्यादा प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है लेनी, उनको रिमाइंड करवाना भी, और जिम्मेदारी हम सबके ऊपर आयद होती है। बट जनरली प्लीज़ हाथ धोया करें बहुत ज़रूरी है। इसको लाजिम करार दे दिया जाए, स्कूल में बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाए, और सही तरीके से हाथ धोना इसको प्रैक्टिस ज़रूर करवाना चाहिए, बच्चों को स्कूल में सिखाना चाहिए कि तभी देखें हैबिट डेवलप होती है। और हाँ, एक चीज़ और सबीन के जो हाथ धोते वक्त हम अक्सर ये देखते हैं कि ये तो आपने कह दिया बच्चों के आपने हाथ धोने और 20 सेकंड तक हाथ धोने, उसको आया उसने नल खोला, साबुन लगाया, नल खुला हुआ है, 20 सेकंड चल रहे हैं, चल नल खुला हुआ है, पानी ज़ाया हो रहा है, वो हाथ यूं धुल रहे हैं, यूं धुल रहे हैं। अरे भाई साबुन लगाने से पहले बंद करो उस नलके को, अच्छी तरह करने के बाद फिर नल दोबारा खोलें, प्लीज पानी भी ज़ाया ना करें। हाथ धोने जरूरी है, 20 सेकंड तक धोने जरूरी है, लेकिन 20 सेकंड तक नलके का पानी जाना जरूरी कतन नहीं है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट वाज ग्रेट हैविंग यू। मैं बढ़ना एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। तुम ये कुरकुरे क्यों खाती हो? अब मैं इसको कैसे बताऊं कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची यम्मी कड़ाका मेरे मेडुला ऑब्लोंगाटा को कराता है सैर सपाटा। हर बार कुरकुरे खाते साथ ही टेस्ट बड्स मेरे हो जाते हैं क्रेजी। एਵੇਂ ही तो नहीं ना फिर? क्रेजी फॉर कुरकुरे। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? एवं ही तो नहीं ना फिर? क्रेजी फॉर कुरकुरे।
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है एक सोशल वर्कर ने, ही इज कंटेंट क्रिएटर एज वेल। ज़बरदस्त काम माशाल्लाह कर रहे हैं। अभी जो आजकल की हम बात करें स्पेसिफिकली पाकिस्तान में, जब हम नेचुरल कैलेमिटीज़ की बात करें और फ्लड्स की बात करें, तो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में वो खुद भी जाते हैं और जिस तरीके से वहाँ पर समाजी काम कर रहे हैं, आज हम उनसे गुफ्तगू भी करेंगे। कहाँ कहाँ पर वो गए, क्या उन्होंने देखा, कितनी चीज़ें बेहतरी की तरफ चल रही हैं, इस वक्त क्या ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, वो चाहे फिर हम केपी के तनाजुर में इसको समझें या फिर हम पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझें। मोहम्मद असद बिन आज़म ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम असद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। असद, फ्लड रिलीफ पे चूँकि आप ज़्यादा काम आजकल कर भी रहे हैं, आई वुड लाइक यू टू रिस्पॉन्ड के केपी से स्टार्ट कर लेते हैं। कहाँ कहाँ पर गए, किस तरीके से काम किया, क्या देखा? देखें शुभ, जब हमने स्टार्ट किया तो उससे पहले हमने देखा कि ऑलरेडी वहाँ पे एजेंसी नाफिज थी और ऐसी सूरत हाल में हमारे लिए वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल हो गया था। रास्ते बंद थे, दीगर चीज़ें थी। तो सबसे पहले हमने बुनेर से स्टार्ट किया था। वहाँ पे इमदादी सामान में जो हम खाने जो पहले हमें खाने पीने की चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि इन सैलाब के इलाकों में ज़रूरत पड़ जाती है वो उन चीज़ों की जो ख़राब ना हो, जिसमें बिस्किट हो गए, केक हो गए, मतलब इनको हम लोग कई दिनों तक बच्चे आसानी से खा सकते हैं। तो हमने पैकेट्स बना के 1000 पैकेट्स 500 पैकेट्स हमने मुख्तलिफ फेज में बना के लेके गए। तो वहाँ पे जो असल ज़रूरत थी, वहाँ पे हम देखा कि जब हम वहाँ पे उसकी मार्केट में गुजर रहे थे बुनेर की, तो वहाँ पूरी मार्केट तबाह हो चुकी थी और काफ़ी भारी तादाद में और काफ़ी बड़ी तादाद में पत्थर जो थे बड़े बड़े वो दुकानों के अंदर आ पहुँचे थे। अब वहाँ पर लोग तो भूखे तो प्यासे तो अलग ही थे, लेकिन वहाँ पे उनको रेस्क्यू करने के लिए लोगों की ज़रूरत थी, ह्यूमैनिटेरियन वॉलंटियर्स की ज़रूरत थी, कि जो वो वहाँ पे बहुत ही कम थे, जो मुझे ज़रूरत पेश आई। तो हम वहाँ पे गए, वहाँ मेरा सामान पहुँचाया, दिक्कत चीज़ें पहुँचाई। अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर हालात हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि वहाँ पे हम समेत बहुत सी दीगर जो समाजी तंजीमें हैं और दीगर इदारे मौजूद थे, मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे थे। उसके बाद फिर जाहिर बात है ये सैलाब आके चला गया पंजाब वाली साइड पर, अब सिंध वाली साइड को हिट कर रहा है। तो सिंध में पंजाब में हम इस टाइम अलीपुर और जो है जलालपुर के इलाकों में काम कर रहे हैं। वहाँ पर वही चीज़ें हैं। इस टाइम अभी भी पानी, कई इलाके हैं जहाँ पर जो पानी जहाँ ज़ेर आब आया हुआ है और अभी भी काफ़ी गांव देहात जो हैं वो पानी में हैं, काफ़ी फुट तक पानी आया हुआ है और अभी भी लोग निकासी नहीं हुई अभी तक। नहीं, मतलब अभी भी हम या वीडियो सब देखेंगे तो हम लोग कश्ती में गए वहाँ पे और वो बहुत बड़ा इलाका, ऐसा लग रहा है जैसा हम किसी लेक में दरिया पार कर रहे हैं या किसी समंदर, दूर दूर तक पानी। मतलब कहीं भी हमें कोई घर नजर नहीं आ रहा, कोई लोग नजर नहीं आ रहे, कोई इंसान नजर नहीं आ रहे कि जिनकी हम मदद कर सकें। तो हम जब तफील सफर तय कर जाते वहाँ पर गए कि जहाँ पर लोग उनके पास इमदादी सामान पहुँचा नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने वहाँ पर किश्ती के ज़रिए पहुँची है, वहाँ तक खाने पीने का सामान है। अभी हम लोग वहाँ पर अक्सर ज़रूरत है वहाँ पे मच्छरदानियों की अक्सर ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है पानी आ चुका है, उसके बाद मच्छर बहुत हैं वहाँ रात को सोना, क्योंकि खुली आसमान बिल्कुल। और दूसरा वहाँ पे जो इस टाइम खेमे हैं, खेमे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जगहों पर हैं। हमने देखा एक जगह पर 20-20, 30 खेमा बस्तियाँ जो हैं वो आबाद हैं, मगर खेमों में मसला ये है कि वहाँ पर लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पंखे नहीं चल रहे, इतनी शदीद गर्मी। मुल्तान आप देखें, मुल्तान और पंजाब की वो काफ़ी गर्म इलाके हैं। वहाँ पे मेरा वहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल हो गया था। मैं कहता था कि यार ये इतनी गर्मी में कैसे जो है वो मतलब पंखों का इंतजाम आप लोगों ने किया, बेसिक जरूरियात, बिकॉज गर्मी तो अपनी जगह पे और जाहिर सी बात है वहाँ पर पंखों का इंतजाम ही ज़्यादा बेहतर जो सहूलियात दी जा सकती हैं वो हैं। अच्छा, बाकी काफ़ी सारे इलाके हैं जो कि अभी भी ज़ेर आब हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब इतना इस लेवल का जब डिज़ास्टर आ जाता है तो उसको मैनेज करने में भी टाइम लगता है और पानी को वापस निकलने में भी टाइम लगता है। एक नेचुरल एक प्रोसेस होता है, उसको भी जाहिर है वो भी अपना एक टाइम ज़रूर लेता है। ऐसे में हुकूमत की बात की जाए, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिशें, हमने पंजाब के पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा तो मरीम नवाज साहिबा जगह जगह पर वो खुद जा रही हैं, जगह जगह पर खुद जाकर वो इमदाद पहुंचा भी रही हैं, मेक श्योर भी कर रही हैं, लोगों से बात भी कर रही हैं, स्पेशली बच्चों से बात कर रही हैं। मरीम औरंगजेब साहिबा को मैं देख रही थी कि एक तकरीब में मरीम नवाज साहिबा बता रही थी कि वो धूप में इस हद तक बैठी रही कि उनका बाजू एक तरीके से जला है। तो वो जाहिर सी बात है एफर्ट हर जगह अपनी तरफ से है, बट जाहिर सी बात है हुकूमत की भी और इंसान की भी एक कैपेसिटी होती है, लिमिटेशंस हैं, जाहिर सी बात है। और ऐसे में हमने बहुत जबरदस्त ये काम देखा कि जो हमारी फलाही तंजीमें हैं वो आगे बढ़ी हैं और हुकूमत के शाना बशाना चल के उन्होंने काम किया है
है वो मिल के काम कर रही हैं और हमारी तंजीमें अपनी जगह पे, वॉलंटियर्स खुद आगे बढ़े शोएब, अपने अपने लेवल पे अपनी कम्युनिटी से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। दोस्तों ने इकट्ठे कर लिए। हाँ। क्योंकि आप श्योर ऐसा तो आपने भी इस तरह किया होगा, दोस्तों को भी आप मोटिवेट करते हैं, बिकॉज जिनको पता है कि आप जा रहे हैं, आपका इतना एक वसी तजुर्बा रहा भी है, सो लोग ट्रस्ट भी कर रहे होते हैं कि अच्छा असद वहाँ पे खुद है, चलो लेट्स सपोर्ट है, और फिर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर भी रहे होते हैं। थोड़ा सा मुझे ये भी बताइए, जो वॉलंटियर वाला एक एलिमेंट हमें नजर भी आया स्पेशली इन दिस पर्टिकुलर टाइम, वो कितना ज़रूरी था और कितना उसका सिग्निफिकेंस है? देखें, इस टाइम जो है ना, हमें वॉलंटियर्स की बहुत ज़्यादा कमी का सामना रहा है। आप बिल्कुल बात ही करें, लोग हमने जहाँ फंड रेजिंग की तो फंड रेजिंग में हमें इशू इतने नहीं आए अभी भी। वो तो जाहिर सी बात है, बात के साथ साथ हम मुख्तलिफ कैंपेन चलाते हैं। हम इस्लामाबाद की मुख्तलिफ इलाकों में रोड्स पे, सड़कों पे हमने फंड रेजिंग की, और ना सिर्फ ये बल्कि अपने दोस्तों से व्हाट्सएप के जरिए, स्टोरीज के जरिए हमने फंड कलेक्ट किए। लेकिन जो इस टाइम हमें ज़रूरत है ना, वो है वॉलंटियर्स की। इस टाइम पाकिस्तान की 65% आबादी नौजवानों की है, और मैं समझता हूँ कि जब हम कोई ड्राइव का प्लान करते हैं, अगर हम लोग 100 लोगों को बुलाएं तो उसमें 10 लोग आते हैं, मतलब ये हमें मुश्किलात हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इस टाइम ज़रूरत है, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, प्रॉपर बाकायदा हर इदारे में रेस्क्यू ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं। हर इदारा ऑफर कर रहा होता है कि आप किस तरह से लोगों की ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं एमरजेंसी पर्पज़ में, रिलीफ के लिए। तो इस टाइम ज़रूरत है कि वो सब नौजवान और यूनिवर्सिटीज़ में करवाई जाएँ, ताकि खुदा ना खास्ता कल देखें सैलाब, हमें तो रोज़ाना हमें जो है क्लाइमेट चेंज के जो असरात उसका सामना करना पड़ रहा है। हमने आगे आने वाले अरसे में हर साल करना है। तो हमें ज़रूरत है कि हम आपको ट्रेन करें, अपने ये जो हमारे जो सैलाब आ रहे हैं उनको मैनेज करने की कोशिश करें, ताकि कम से कम नुकसान हो सके। ये तभी मुमकिन है। मैं अभी आपने बात की हुकूमत की, यकीन जानिए हुकूमत जितना हो सकता है कर रही है, ठीक है। हुकूमत क्या क्या कर सकती है मुझे बताएं। हमारा भी कुछ जिम्मेदारी है, हर एक शहरी की एक समाजी जिम्मेदारी है। जिस तरह मैंने अपना किरदार अदा किया एक आम शहरी, इस तरह अगर तमाम नौजवान अगर अपना इस मुल्क के इस मुश्किल घड़ी में एक साथ खड़ी हो जाएं, तो मैं समझता हूं कि हुकूमत को जरूरत होगी कि बाजू बन जाएंगी। लेकिन सर आपने एक बात इस दौरान की ना कि वॉलंटियर्स की कमी है। व्हाई आई एम आस्किंग दिस इज कि क्योंकि देखिए बुनेर में सबसे पहले हमने देखा तबाही का, लेकिन वहां पे जिस तरीके से पाकिस्तान के कोने कोने से वॉलंटियर्स भी पहुंचे, ऑर्गेनाइजेशंस भी पहुंची, हुकूमत ने भी काम किया, सो वहां पे डीसी तक को ही कहना पड़ा कि अभी और इमदाद नहीं चाहिए, वी हैव सो मच नाउ, कि इतना पहुंच गया वहां पर। लेकिन अब आप कह रहे हैं वॉलंटियर्स की कमी है, व्हाट डज दैट मीन? इमदाद की वहां कमी नहीं हुई, वॉलंटियर्स की कमी। वो कह रहे हैं कि हमारे घरों इतने बड़े बड़े पत्थर आ चुके हैं, क्योंकि वो सैलाबी पानी बड़े बड़े पत्थर ले आया था, ठीक है। अब उनको उठाना भी आम लोगों के बस की बात नहीं थी, बड़े बड़े क्रेन्स के जरिए उठाया जा रहा था, या मजमूई तौर पर लोग जमा होकर एक जगह से उसको उठाते थे। अभी भी बहुत से वहां बुनेर में घर हैं जो कि इस टाइम जमी बोस हैं, और पत्थर बड़े बड़े पत्थर हैं, क्योंकि पूरा गांव था वो तबाह हो चुके हैं, ठीक है। अब उनको बहाल करने की जरूरत है। अब मैं समझता हूं कि इस टाइम जो हम सबकी जरूरत है, खुसूसन मैं कहूँगा कि देखें ओवरसीज पाकिस्तानी की हमें ज़रूरत है, मुखिर हजरात जो इस टाइम हैं उनसे मेरी दरख्वास्त होगी कि इस टाइम हमें जो इमदादी समाज तो पहुंच गया है, वहाँ पहुंच रहा है, पका पकाया खाना वो बन रहा है, हम पहुंचा रहे हैं और बहुत से तारे पहुंचा रहे हैं। इस टाइम आप जरूरत है ना, वो है उनको बहाल करने की, रिहैबिलिटेशन जी बिल्कुल। लेकिन तब हो गया जब सारा ये नकासी का काम मुकम्मल हो जाएगा, ज्यादा जरूरी है। वो कुछ इलाकों में है ना, कुछ इलाकों में पंजाब के कुछ इलाके हैं, लेकिन बहुत ऐसे इलाके हैं जो देखें हम उनको 1 महीना 2 महीना 3 महीना कब तक हम उनको खिलाते रहेंगे? हमें उनको इस काबिल बनाया कि वो खुद खा सकें, ठीक है। तो इस टाइम जरूरत है। बुनेर में तो चला गया, बुनेर में भी तबाही मची हुई थी वहाँ, अब तो वहाँ जो है पानी नहीं है। अब जब मैं गया था तभी पानी नहीं था, उस टाइम भी जो है तबाही मची हुई थी, मगर पानी खत्म हो गया था। लेकिन अभी जो ज़ेरियाब हैं वो पंजाब के कुछ इलाके मौजूद हैं, वहाँ पर रेस्क्यू और दीगर अगर नकासी हो भी गई है तो जो तबाही हुई है जाहिर है उसके बाद वो रीहैब का एक काम है। बिल्कुल, एक तो उसमें वक्त लगेगा, दूसरा उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट करनी है, जिसके माल मवेशी बह गए इस पानी में, जिसका वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आज दही ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हमारी
गांव देहात में जितनी खवातीन रहती हैं उनके एफर्ट्स को आज हमने यही ओपनिंग में बात की थी, एक्नॉलेज करने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम क्या चैलेंजेस हैं उनको, जरा इसके बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज हम देख रहे होते हैं कि बात नहीं की जा रही होती है। हम एम्पावरमेंट की जब बात कर रहे होते हैं तो हम इन खवातीन को तो भूल जाते हैं जिनकी वजह से बहुत सारी जो प्रिविलेजेस हैं, बहुत सारी ऐसी नेमतें हैं जो कि हम इंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी एफर्ट होती है, पाकिस्तान की इकोनॉमी में उनकी कितनी कंट्रीब्यूशन होती है, लेकिन उनको क्या चैलेंजेस दरपेश हैं आज वो जानने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम इस वक्त क्या काम हो रहा है उनके हवाले से वो भी आज इन प्रोग्राम में हम हाईलाइट। एब्सोल्युटली, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं शबाना नवाज साहिबा, आप डिप्टी चीफ हैं नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स। उनको करते हैं इस प्रोग्राम में वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक ठाक। शबाना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, क्योंकि आज के दिन की मुनासबत से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। जहाँ सबीन ने भी कहा कि हमें सबसे पहले बात ये करनी है कि इश्यूज क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, ताकि हम इस पहले अंडरस्टैंड करें इस इशू को और फिर हम उस पर बात करेंगे कि क्या हो रहा है और किस तरह चीजें और बेहतर हो सकती हैं। तो पाकिस्तान में जो देही इलाकों में खवातीन हैं, किस किस्म के चैलेंजेस का सामना है उनको? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे मैडम ने भी बताया कि आज जो है ना वो दही खवातीन का आलमी दिन जो है ना वो मनाया जाता है, और इस दिन का मकसद ही ये होता है कि हम खवातीन के जो चैलेंजेस हैं उनको भी हाईलाइट करें, और उसके साथ उनके लिए अवेयरनेस सेशंस भी होते हैं, और साथ उन्हें कुछ पता भी चलता है कि उनके लिए क्या स्कीम्स जो है ना वो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दी हैं। अगर हम उनके मसाइल की तरफ जाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुकी हैं। पहले हम उनके जब उनके मसाइल की बात करते थे तो हम पावर्टी, एजुकेशन और हेल्थ इशूज़ जो थे ना उनके मेन इशूज़ थे, लेकिन अब गुजरने के साथ उनके मसाइल में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है, जिनमें सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज जो है ना उससे सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं। डिजिटलाइजेशन की वजह से उनकी जो स्किल्स हैं वो उस पाए की नहीं है कि वो आजकल की कंपनीज का उनका मुकाबला कर सके। इसी तरह से जहाँ पर वो एम्प्लॉयमेंट की जहाँ तक बात है तो वो काम तो कर रही हैं, लेकिन उनके कहीं पर रिकग्निशन जो है ना वो नहीं है। इसके अलावा उनको इनहेरिटेंस के इश्यूज़ होते हैं, उसके अलावा उनका ऑनरशिप ऑफ लैंड के जो है ना वो इश्यूज होते हैं, जिस लैंड पे वो काम कर रही है उसकी वो ऑनर जो है ना वो नहीं होती हैं। डिसीजन मेकिंग में उनका जो है ना एज सच किसी भी किस्म का कोई रोल नहीं होता है। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि आजकल की खवातीन को, ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, एक्सेस टू मार्केट का, उनको बिजनेस टेक्निक्स नहीं पता, जो वर्ल्ड जो है जिस तरह तरक्की कर रहा है, हम सब जो है ना वो मोबाइल्स पर आ चुके हैं टेक्नोलॉजी की बेसिस पे, तो ये सब इश्यूज़ जो है ना ये उनके अब शायद ज़्यादा इश्यूज़ हैं। हेल्थ और एजुकेशन जो है ना वो तो मेन इश्यूज थे, मेन इशू में आता है। अच्छा, वैसे में क्या मुआवजे की भी बात हो सकती है? वहाँ पर भी हम इनइक्वालिटी देख रहे होते हैं कि डेली वेजेस उतने नहीं दिए जाते, या फिर अगर दिए जाते हैं दिए ही नहीं जाते, और अगर वही बता रही हूँ कि अगर दिए जा भी रहे हैं तो वो मर्द के अकाउंट में जा रहे हैं, मर्द उसमें से चाहे तो देगा, बट अदरवाइज हमने नहीं देखा कि हमारी खवातीन को उस तरह से मुआवजा मिल पाता है। जी बिल्कुल, हम रूरल वुमेन के लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं, इसको हम वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, कि वो एम्प्लॉयमेंट तो है, वो एग्रीकल्चर में भी काम कर, फील्ड्स में भी काम कर रही हैं, वो बाकी सारे काम भी कर रही हैं, लेकिन उनको ना तो उनकी रिकग्निशन है उस एम्प्लॉयमेंट की, और ना ही उनको जो है ना उसके लिए कोई मुआवजा दिया जाता है। इक्वल वेज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी उनके लिए जो है ना वो कहीं पर भी साबित नहीं होता है। हम उसमें ये भी तो देखते हैं शबाना साहिबा कि जैसे एक किसी को हायर किया, फॉर एग्जांपल किसी ठेकेदार ने, कि आपने ये इस खेती बाड़ी के लिए आपने ये काम करना है, इतने दिनों में करना है, इतने वक्त में करना है, तो वो जो मर्द है उसने अपने घर की खवातीन को भी यूटिलाइज तो किया जी, लेकिन वो पैसे मर्द को मिले हैं, वो पैसे मर्द यूज कर रहा है। घर की खवातीन काम कर रही हैं, उसकी बीवी भी शायद काम कर रही होगी, उसकी बहन भी काम कर रही होगी, उसकी शायद बेटी भी काम कर रही होगी, बट उनको मुआवजा ही नहीं मिल रहा। मतलब देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ गिविंग देम देयर ड्यू शेयर। इसमें एक बहुत बड़ा जो रीज़न है ना वो ये भी है कि खवातीन को जो कि अवेयरनेस नहीं है, उनके बैंक अकाउंट्स नहीं होते हैं, जब पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं तो वो मेल के अकाउंट में जो ना वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जिस वजह से गवर्नमेंट जो है ना ऐसी स्कीम्स लेकर आती है जो स्पेसिफिक वुमेन रेलेवेंट स्कीम्स होती हैं। आपके पास अगर आप मोबाइल सिम आपके नाम पर नहीं है, आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो आपको कोई हायर कर भी लेगा ना तो आपको कैसे पैसे ट्रांसफर करेगा, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका, उसके तहत उन्होंने आपको पैसे ट्रांसफर करने होते हैं। तो वो फिर पाकिस्तान में चूंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है तो वो मेल्स के नाम पर ट्रांसफर होते हैं, आगे फिर वो फीमेल्स को जो है ना वो उनकी मेहनत का मुआवजा नहीं दिया जाता। ओके, अब चूंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर स्टेट है और इसमें हम ये देखते हैं कि ज़्यादा हमारा जो इकॉनमी का भी इन्हिसार है वो एग्रीकल्चर पे बहरहाल है, और उससे ही एग्रीकल्चर में सबीन ने भी आगाज़ में कहा कि ख़वातीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसमें। हमारे यहाँ जो एक चपाती भी अगर बन रही है तो अगर हम उसकी चेन में पीछे जाएंगे तो ख़वातीन का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन हम उसे एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे, हम उसे अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। आई वुड लाइक यू टू रिस्पॉन्ड टू दिस कि पाकिस्तानी इकोनॉमी और उसमें रूरल ख़वातीन की कंट्रीब्यूशन, क्या वाकई डू वी हैव दैट स्टैट्स?
पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है अगर हम उसको देखें तो अभी भी 63% जो है ना हमारी वो पॉपुलेशन जो है ना वो रूरल एरियाज में ही वो रह रही है। हमारे पास कोई ऐसे स्पेसिफिक स्टैट्स आप ये कहें कि हम ये पॉइंट आउट कर सकें जिससे हमें अभी उस तरह की स्टैट्स हमारे पास नहीं है जिसमें हम क्योंकि देखें अगर एक खातून का बैंक अकाउंट ही नहीं है, सेम ही उसके नाम पर नहीं है, तो हम उसको कैसे एक्सेस करेंगे। तो हमारे पास इस तरह की आप जैसे कहें कि 100% कोई बेस लाइन हो, उस तरह की बेस लाइन तो मौजूद नहीं है। लेकिन अभी जिस तरह जेंडर पैरिटी रिपोर्ट्स निकल रही हैं, स्टेटस ऑफ वुमेन रिपोर्ट्स आ रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेस लाइन आपको जो है ना रूरल वुमेन की भी जो है ना वो मिल जाती है। ओके, सो जाहिर सी बात है, देखिए हम इश्यूज पे तो ज़रूर बात करें और ये बहुत ज़रूरी है कि आज के दिन हम हाईलाइट करें कि क्या क्या उनको कंसर्न्स हैं। सो हेल्थ की बात की गई, एजुकेशन की बात की, फाइनेंशियल लिटरेसी की हम ज़रूर यहाँ पे बात करें। उन्हें पता ही नहीं है कि उनका राइट क्या है। उनको तो ये बस पता होता है अच्छा जा रहा है, घर में आ रहा है, लेकिन घर में कहाँ आ रहा है या उनकी पॉकेट में तो नहीं जा रहा है। इस चीज़ को हाईलाइट करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शबाना साहब, आप जरा आप गवर्नमेंट की स्कीम्स की बात करिए कि काफ़ी स्कीम्स आती हैं और वो फ़ायदेमंद होती हैं। ज़रा मैं चाहूँगी कि क्या काम हो रहा है, क्या क्या स्कीम्स हैं जो कि इस वक्त हमें, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम उन इलाकों में देखा जाता है, सो ताकि वो ख़वातीन एजुकेट हो सकें अपने राइट्स के हवाले से। पहले तो जो स्कीम्स आती थी ना वो तो नेशनल लेवल पे स्कीम्स आती थी, लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद चूंकि सब प्रोविंसेस जो है ना वो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है ना वो स्कीम्स लेकर आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो सबसे बड़े हमारे प्रोग्राम्स हैं, जिस तरह खुशहाल पाकिस्तान प्रोग्राम हमारा जो है ना वो रहा है, इसके अलावा पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड है, बिस्प जो है वो इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड जो है ना वो प्रोग्राम है इस हवाले से, जो है ही स्पेसिफिक खवातीन के हवाले से, जिसमें कैश भी खवातीन को ट्रांसफर किया जाता है, गर्ल एजुकेशन पे बात की जाती है, स्टाइपेंड दिए जाते हैं वो भी खवातीन के लिए दिए जाते हैं। इसी तरह से किसान कार्ड है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन उसमें भी जो है ना वो इशू यहाँ पर यही आ जाता है कि आपकी अकाउंट्स जो है ना वो आपके नाम पर जो है ना वो होना चाहिए। इसी तरह से हेल्थ में BHUs जो है ना वो बन चुके हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स का जो है ना वो प्रोग्राम था। इसके अलावा स्कूल्स में जो है ना स्कूल फाउंडेशंस प्रोग्राम्स है, रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम है, नेशनल लेवल पे भी पंजाब रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम है, ये सारे लाइफ स्टॉक के प्रोग्राम्स हैं, प्राइम मिनिस्टर की स्कीम्स हैं, यूथ स्कीम्स हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक जो है वो तो स्पेसिफिकली आपको एग्रीकल्चर के लिए ही जो है ना वो लोन जो है ना वो दे रहा है। तो और भी लोन स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर की बहुत सारे प्रोग्राम, चीफ मिनिस्टर लेवल पे भी प्रोग्राम्स जो है ना वो आते रहते हैं, इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं। जी, इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे शहर में बैठे हैं, चले हमारे पास एक्सेस है, स्मार्टफोन का भी है, लैपटॉप का भी है, हम ये सारी स्कीम सर्च भी कर सकते हैं और उसके बारे में हम एजुकेट हो सकते हैं, कुछ के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। जो दही खवातीन है उनके लिए किस तरह से एक्सेसिबल बनाया हुआ है इन स्कीम्स को, इन अपॉर्चुनिटीज़ को, कि उनके पास जाया जाए और उनको इन सारे गैजेट्स की, पहली बात तो मुझे कहना ही नहीं चाहिए कि ज़रूरत, बिकॉज ये तो बेसिक नीड है आज के दौर की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में अभी तक इसकी बहुत ज़्यादा कमी है कि हमारी खवातीन के पास तो अपना बटन्स वाला फ़ोन नहीं, जिसे हम बटनों वाला फ़ोन कहते हैं, तो स्मार्टफोन तो बहुत दूर की बात है। तो उन तक किस तरह से रसाई है? देखिए मैडम, प्रोविंशियल लेवल पे भी जो है ना वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं और फेडरल लेवल पे भी, और इस तरह से कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर्स हैं जहाँ पर कि वो खवातीन को एक्सेस मिलती है। उनको जो है ना वो नेफ्टेक के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जिसके तहत जो है ना उनको दस्तकारी भी सिखाई जाती है, बेकिंग सिखाई जाती है, डिफरेंट प्रोग्राम्स उनके लिए जो है ना वो किए जाते हैं। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर जो है ना वो बेसिक एक आप कह लें कि जगह है जहाँ पर हम उनको, लेकिन आपका बात बिल्कुल ठीक है कि चूंकि अब सेलुलर आ गया तो सेलुलर कंपनीज का जो रोल है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीडिया का जो रोल है ना वो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घर घर में टीवी तो मौजूद है, अगर फ़ोन नहीं भी है किसी के पास तो टीवी तो डेफिनेटली जो है ना वो मौजूद है। तो उसके थ्रू जो गवर्नमेंट जो एडवर्टीजमेंट्स करती है, जो स्कीम्स लेकर आती है, उससे बहुत ज़्यादा जो है ना उनको वो अवेयरनेस मिलती है। अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इंप्रूव हो गया है, बैंक्स जो है ना वो तकरीबन हर गांव तक भी जो है ना उनके कोई ना कोई ब्रांचेस जो है ना वो पहुंच चुकी हैं। लेकिन बेसिक जो इशू है ना, जैसे आपने कहा कि एक तो उनको अपने राइट्स का पता नहीं है, लेकिन अब जब उनको अपने राइट्स का पता चल गया तो राइट का पता होना एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन राइट को क्लेम करना जो है ना वो एक सेपरेट इशू है। मे बी उन्हें अपने राइट का पता भी हो, उन्हें अवेयरनेस स्कीम का भी पता हो, लेकिन उस बैंक तक जाना या उस इदारे तक पहुंचना, जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है या एक्सेस है मार्केट्स की, उसके बारे में जो है ना वो अभी तक वहाँ पर हमें थोड़ा सा एक हिंड्रेंस है वहाँ पे। जी जी। एक एम्पावर्ड देही खातून कैसी है, कैसी होती है और कैसी होनी चाहिए? देखिए, एम्पावर्ड जो खातून है उसका जो कंसेप्ट है वो डेफिनेटली के बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पर अगर आप इस्लामाबाद रूरल एरियाज को देख लें तो मे बी कि वो एक एंटरप्रेन्योर भी हो सकती है और अपना एक बिजनेस भी जो है ना वो रन कर सकती है। लेकिन एक बहुत अगर आप एक फार फ्लंग एरिया में चले जाते हैं तो अगर एक खातून सिर्फ उसके अकाउंट में पैसे ही आते, मे बी कि वो भी एम्पावर्ड जो है ना वो कंसिडर होगी। इस्लामाबाद जैसे एरियाज में यहाँ पर हम डिसीजन मेकिंग में जो है ना वो समझते हैं कि अगर वो डिसीजन मेकिंग में उसका पार्ट है तो वो एम्पावर्ड समझते हैं।
तो ये एम्पावरमेंट की जो डेफिनेशन है ना वो आपके एरिया टू एरिया सब्जेक्टिव कि किस तरीके से किस एरिया में, और हम तो अभी तक यही कह रहे होते हैं कि हम एम्पावरमेंट, हमारे लिए ये बड़ी अचीवमेंट होती है कि हम घर से निकल के काम करिए खवातीन, और भी हमारे लिए एम्पावरमेंट है। बट हम अपने दीन को अगर देखें, इस्लाम खवातीन को कितना एम्पावर करता है हर तरीके से, कितने राइट्स हैं, कितने हुकूक है। अगर उन हुकूक को गिनवाया जा सके तो उस पर इंसान हैरान हो जाता है कि किस हद तक आपको एम्पावर किया गया है, आपका दीन आपको किस हद तक एम्पावर करता है। और जाहिर सी बात है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की भी अगर बात की जाए उसके लिहाज से भी बहुत सारे राइट्स हैं जो कि हमारी खवातीन के पास होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्टली कोई ऐसे स्टेप्स जो आपको लगता है कि अब लिए जाने चाहिए ताकि और बेहतरी आ सके, लास्ट में अगर इसको आप एड्रेस कर दें? देखिए, जिस मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी 65% जो है ना वो रूरल पॉपुलेशन है, उनकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्कीम्स उनके पास लेकर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको सेलुलर कंपनीज को इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करना पड़ेगा। कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर्स जो हैं उनको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। और एजुकेशन जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उनको इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ है, लेकिन अगर वो उन्हें एजुकेशन ही नहीं है, वो अपने साइन नहीं कर सकती, वो उस स्कीम के बारे में पढ़ नहीं सकती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा उनको ये सब कुछ होने के बावजूद भी उन फ़ायदा नहीं वो स्कीम से जो है ना वो उठा सकती हैं। तो एजुकेशन, उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड मैरिज का जो है ना वो बहुत एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वहाँ पर उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है, एजुकेशन नहीं होती है, तो वो बच्चों की चाइल्ड मैरिज का इशू जो है ना वो आ जाता है। तो उस वजह से खवातीन में जो हेल्थ के इश्यूज जो है ना वो बहुत ज़्यादा। अभी आपने इसमें बीच में एक बात भी की ना कि जिस तरह बेसिक हेल्थ यूनिट की बात आपने की थी कि वो उस पर काम हो रहा है। चूँकि बात हेल्थ की, तो मैं आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड, अगर 2-3 मिनट हम उसमें ऐड कर लें कि हेल्थ की पर्सपेक्टिव से और क्या चीज़ें बेहतर हो रही हैं। देखिए, हेल्थ के पर्सपेक्टिव में गवर्नमेंट की तो बहुत ज़्यादा स्कीम्स हैं, जिस तरह हेल्थ कार्ड्स थे, अभी भी जो है ना गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं हेल्थ के ऊपर। लेकिन जो मेन जो इशू आ जाता है ना वो ये आ जाता है कि जो BHU है ना वो उसकी एक्सेस बहुत ज़्यादा दूर है। एक खातून है, उसकी अगर डिलीवरी है तो उसको वहाँ तक एक्सेस पहुँचने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर हम अपने एरियाज बात करते हैं तो हम ज़्यादातर इस्लामाबाद के इन एरियाज़ की बात करते हैं, लेकिन अगर फार फ्लंग एरियाज़ में चले जाएंगे कि खातून है वो BHU तक पहुँच भी गई है, लेकिन उसको कोई इमरजेंसी हो गई है तो उसको मेजर हॉस्पिटल में जाना है, तो वहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ ही जो है ना वो नहीं मिलती हैं। बच्चे जो होते हैं ना वो मेल न्यूट्रिशन होते हैं, क्योंकि माँ को उस तरीके से खुराक जो है ना वो नहीं फराहम की जाती है। वो उस टाइम पर भी काम कर रही होती है, छोटे छोटे बच्चों के साथ भी जो है ना वो काम कर रही होती है। तो वो हेल्थ, जिससे मैं आपको पता है ना, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी जो है ना खवातीन के जो है ना रूरल खवातीन के ऊपर क्लाइमेट चेंज का भी बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पैक्ट होता है उनकी हेल्थ के ऊपर। तो ये सब चीज़ें जो है ऐड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा शबाना साहब, ऐसे में हमने एक बहुत टर्म हम सुनते हैं और हमारी जो देखिए खवातीन है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फेस करती हैं कि, और ये मर्दों की तरफ से नहीं आती है चीज़, ये सास की तरफ से आएगी, माँ की तरफ से आएगी, ये हमारी सीनियर सिटीजन जो हमारी खवातीन हैं उनकी तरफ से आती है कि इसको पता नहीं क्यों आराम की इतनी ज़रूरत है, या ये कोई अनोखा बच्चा पैदा कर रही है। हमने भी तो बच्चे पैदा किए, हम तो दिन में इतने इतने घंटे काम करते थे। ये कंपैरिजन ड्रॉ किया जाता है, ये नहीं देखा जाता कि वो किस दौर की बात थी जब देसी खुराकें थी, मैल न्यूट्रिशन की, जो आप न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज की बात करी हैं, वो नहीं होती थी। हेल्थ के बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्लाइमेट की आप बात कर रही हैं तो इसका इम्पैक्ट तो हर मेंटल भी है, फिजिकल भी है, ये भी हम देख रहे हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को नहीं देखा जा रहा होता, लेकिन उस घर की खातून ही अपनी बहू को, बेटी को यही बातें कर रही होती है कि हमने भी तो बच्चे पैदा किए हैं, इनको पता नहीं क्या है। तो वो जो आप काम की बात कर रहे हैं, कितने कितने घंटे बेचारी खेतों में काम कर रही होती है, या बाकी घर के इतने ज्यादा वो काम होते हैं उनमें लगी होती है। ये सोच चेंज करने की कितनी जरूरत है, हमें मर्दों से ज्यादा हमें इन खवातीन को एजुकेट करने की कितनी जरूरत है। इसके लिए हम बहुत अच्छी एक स्कीम है जो हमारे पास लेडी हेल्थ वर्कर्स की, उसके थ्रू जो है स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्योंकि वो जो लेडी हेल्थ वर्कर्स है ना वो उन खवातीन तक उनकी एक्सेस है, तो वो उनमें एक अवेयरनेस, एक चेंज जो ना मैं लेकर आ सकती हैं, जो उनको बता सकती हैं कि अब जनरेशंस का डिफरेंस आ गया है, खुराक का डिफरेंस आ गया है, अवेयरनेस का डिफरेंस आ गया है। एक देही खवातीन को अगर हम देखें तो एवरेज वो 8 to 10 आवर्स जो है ना वो फील्ड में अपने वो गुजार रही है, उसके बाद वो आके घर के भी काम कर रही है। तो जो आप ये कह लें कि मदर्स जो होती है ना, या जो मदर इन लॉ होती हैं, वो शायद उस चीज़ को जो है ना, क्योंकि हमारी, जिसमें मैंने अभी आपको कहा, वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट है, वो जो खेतों में काम कर रही हैं, जब वो घर का काम कर रही हैं, उसका वो एम्प्लॉयमेंट कंसीडर ही नहीं करते हैं, उसको वो ये समझते हैं कि ये तो डेली रूटीन का काम है, इसमें इनकी कोई एम्प्लॉयमेंट या इनकी कोई मेहनत ना वो नहीं लग रही है। जबकि फिजिकल वर्क जो होता है ना उसको काउंट ही नहीं किया जाता ना, हम मेंटल वर्क तो हम काउंट कर रहे होते हैं, लेकिन फिजिकल वर्क जो होता है ना उसकी हमारे घर का काम, मतलब बच्चों का फुल टाइम, अगर एक औरत की जिम्मेदारी को अगर देखा जाए, जिसको कभी एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा होता, अनपेड वर्कर ही हम उसको एक तरीके से बोलें अगर, कि किस तरीके से खाना पकाना,
बच्चों को देखना, पूरा घर मैनेज करना, ईच एंड एवरीथिंग, आपका पूरा घर एक होम मेकर का किरदार है खातून अदा कर रही है। फिर वो बाहर भी जाके काम करे, फिर वो वापस आ रही है, वो दोबारा बच्चों को फीड कर रही है, हस्बैंड को सपोर्ट कर रही है हर तरीके से। तो वो वाली चीज वाकई जो घर के काम है, या अगर वो सिर्फ होम मेकर है तो अगर मर्द घर आएगा तो ये कहेगा पूरा दिन तुमने किया ही क्या है, लेकिन वो पूरे दिन की जो मुशक्कत है वो एक तरीके से काउंट नहीं की जा रही होती है। और ये डबल एफर्ट, ये डबल लेबर जो है, ये हम अपने देहात में देख रहे होते हैं। वहां तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आपने खातून के घर के काम को एक्नॉलेज करना है। हम ये नहीं कह रहे कि घर खातून को काम नहीं करना चाहिए, उसका घर है, वो काम करे, मिल के करें। हम यहाँ पे सिर्फ एक्नॉलेजमेंट की बात करें कि उसके काम को काम तो समझा जाए ना एटलीस्ट। जी, मैंने आपसे ये बात की ना कि अगर वो घर में काम करें तो घर का काम एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा, और अगर वो बाहर जाके काम कर रही हैं तो उनको रिकग्निशन नहीं है। जैसे एग्रीकल्चर वर्कर हैं, डोमेस्टिक वर्कर हैं, होम बेस्ड वर्कर हैं, ये कहीं पर भी हमारे लेबर फोर्स में जो है ना वो शामिल नहीं है। इस वजह से पाकिस्तान का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 21 पर है। इनको कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता इनके पास, तो ये काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन ना इनको गवर्नमेंट की तरफ से रिकग्निशन होती है और ना ही इनको सोसाइटी की तरफ से कोई रिकग्निशन। नंबर्स में हमें नजर ही नहीं आते, रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहे थे, चूंकि जाहिर है जिस तरह आपने कहा बैंक अकाउंट्स नहीं है तो चीज़ें रिफ्लेक्ट उस तरीके से होती नहीं है। बट आई एम ग्लैड कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। नो डाउट उसमें ज़रा बहुत तेज़ी की हम बात करते हैं कि चीज़ें तेज़ी के साथ चेंज होनी चाहिए, लेकिन ज़रा उसमें बहुत से कल्चरल बैरियर्स भी आ जाते हैं जिस पे काम हो रहा है, जो कि अच्छी बात है, होना चाहिए। चूँकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स पाकिस्तान और इसके लिए हमें काम करना है और मिलकर काम करना है। उसमें देहात में कभी अपना एक रोल है एंड ऑफ कोर्स अर्बन एरियाज का भी है। शबाना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। अहमद बेटा, चलो उठ जाओ। मम्मा, हाँ पेट में बहुत दर्द है। कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो, ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। पाकिस्तान आइडल का सफर आज पहुंच चुका है लाहौर और इस्लामाबाद में। आज हम कैपिटल में हैं। वेलकम टू लाहौर। मतलब आपने होश उड़ा दिया। बहुत अच्छा था, सुनने था। ये वो सिंगर है जो अपनी तरफ से कर सकती है और इसको इजाजत। यार मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कॉन्सर्ट देखने आया हूं। एक से बढ़ के एक, कौन लोग? मेरी चाल बिंदा चिर वाले अवेखता वे नींद ना प्यारा गाना था। याद क्या तुझको दिला। मैं अपने घर में बात करता हूँ कि मैं रोता नहीं हूँ, तेरा लेकिन जाना। Golden Pearl का न्यूट्रीसेरम वाला हेल्थी वाइट एडवांस केयर मॉइस्चराइजिंग लोशन। लव योर स्किन। अहमद बेटा, चलो उठ जाओ। मम्मा, हाँ पेट में बहुत दर्द है। कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो, ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। Hey girls, सब ready? Next contestants. Oh no, मेरे बाल. Who needs a comb? मैं करती हूँ finger comb. मेरे बाल जो रहते हैं इतने manageable. Palmolive Naturals Healthy and Smooth Shampoo से इसमें है 100% natural aloe vera extracts जो बालों को बनाए smooth and finger comb ready. Palmolive Naturals, beautiful hair ready with a finger comb. अहमद बेटा, चलो उठ जाओ। मम्मा, हाँ पेट में बहुत दर्द है। कैविटी है क्या?
मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। चाची, चाची। आ गई। मैंने खाया। आ जाओ सब। खींचो खींचो। कर दिया दिल पे जादू, तुझे देख के दिल पे तीर चले रहे न दिल पे काबू। बहुओं के हाथों में दम है। पूरे खानदान के कपड़े मैले हो गए हैं। ये सरदर्दी क्या कम है? बहुत कम है मेरे बोनस ट्राई स्टाइल के सामने। बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा, कपड़े धोए सबसे ज्यादा। वही रस्साकशी एक बार और होगी। सोच लो, इस बार बहुओं के साथ उनकी सास भी होगी। वाह क्या बात है बोनस की। तुम ये कुरकुरे क्यों खाती हो? अब मैं इसको कैसे बताऊं कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची यम्मी कड़ाका मेरे मेजुला ऑब्लोंगाटा को कराता है सैर सपाटा। हर बार कुरकुरे खाते साथ ही टेस्ट बड्स मेरे हो जाते हैं क्रेजी। एਵੇਂ ही तो नहीं ना फिर। Crazy for कुरकुरे। It's really masala twist. Sweet, tangy, spicy. यही तो है मसाले में नया ट्विस्ट। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और आज हमारा मौजू है बहुत इंटरेस्टिंग। वो मौजू है शादीशुदा जिंदगी और उसमें होने वाले कुछ इख्तलाफात या नोकझोंक या समटाइम्स लड़ाई झगड़े, कैसे उसको मैनेज किया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन हैप्पी मैरिटल लाइफ। आपकी शादी को चुके फॉर हैप्पी मैरिटल लाइफ, फॉर हैप्पी लाइफ एक्चुअली। सोचो कि समीर आपकी शादी को अभी चंद महीने हुए हैं। ओह गॉड जी, आपने सवाल ही लाना होगा। सो जरा सवाल तो होगा आपसे, अगर किसी ऐसी बात पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो। आई थिंक देखें जी दिखाएं, श्रेप, कोई भी नहीं, मैं लिटरली बता रही हूँ, कोई भी रिलेशन अगर होता है तो आप उसमें देखते हैं नोक झोंक तो होती है। ये जो लोग ये बातें कर रहे होते हैं ना, मतलब है हुई है, आगे फिर तो आपकी भी होती है, मेरी भी होती है, मतलब सबकी नोक झोंक होती है। ऐसा तो मतलब हो ही नहीं। ये जो लोग कहते हैं ना, नहीं हमारी तो परफेक्ट लाइफ, हमारी तो लड़ाई नहीं होती, हमारी तो इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, यकीन जाने झूठ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब घर में रहते हैं आप अपने पेरेंट्स को सबसे ज्यादा जानते हैं। आप जस्ट इमेजिन करें, लेकिन आपकी नोकझोंक उनके साथ भी होती है, डिसएग्रीमेंट्स उनके साथ भी होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स उनके साथ भी होते हैं। लेकिन पॉइंट ये होता है कि वहां पे ईगो का मामला थोड़ा कम होता है, तो बहुत जल्दी चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं। हमने ये किया है कि हम मियाँ बीवी के रिश्ते में ज्यादातर ये देख रहे होते हैं कि ईगो का मसला आ जाता है कि फलाने ने ये कहा, अब मेरी से कम ना हो जाए, फलाने ने ये कहा तो हमें उसके मुताबिक चलना है, या फिर हमें गलत साबित, जहां पर आप गलत साबित करने पे लग जाते हैं ना, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट बिगड़ जाता है। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जाना चाह रहे होते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मसले पे बात करें और उसके सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच अपनी। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। सबीन ने इन बातों में कुछ जवाब हमें दे दिए, बाकी हम इनसे बाद में पूछ लेंगे। मैं जनरली बात कर रही हूँ भाई, मतलब लड़ाई आपकी भी होती है तो यकीनन मेरी भी होती होगी, मतलब नोक-झोंक है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ऐसा मामला नहीं हुआ। मजाक कर रहा हूँ कसम से, नहीं कभी नहीं उसने मुझे मारा, और मैंने तो मारा ही नहीं है, मेरी मजाल। और जो सबीन आपकी एक बात से बस बेलन चलन पड़ जाए तो बेलन नहीं मारती, डोमेस्टिक वायलेंस किसी हाथ ही काफी है। अच्छा इसमें एक बात और करता हूँ, वो जो कहते हैं ना सबीन की परफेक्ट लाइफ है या लड़ाई कभी नहीं होती, तो उसमें झूठ बोलते हैं। नहीं झूठ नहीं बोलते। वो मर्द बेचारा पिस रहा होता है, वो बर्दाश्त कर रहा होता है, वो बोलता ही नहीं आगे से। असल में ये होता है। श्योर, गेस्ट की तरफ आते हैं। हम एक ऐसे कपल से मुलाकात कराएंगे कि माशाल्लाह उनकी शादी को 10-11 साल हो चुके हैं, और जिस तरीके से उनकी लाइफ हमारे सामने है, अपरेंटली बहुत हमें मुस्कुराते मुस्कुराते नजर चेहरे आ रहे हैं। तो हम पूछेंगे उनसे, जो सबीन ने बात की ना कि ये मुमकिन नहीं लड़ाई झगड़े ना हो, सो होता क्या है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन लाइफ किस तरह से वो लेकर चलते हैं। दोनों माशाल्लाह बड़े अच्छे अपने प्रोफेशन में भी बड़ा अच्छा वो काम भी कर रहे हैं। अशर बाजेब हैं, एक इज एन एंटरप्रेन्योर, जिस तरीके से वो लोगों की ज़िंदगी में सहूलत लेकर आते हैं, मेरी अपनी ज़िंदगी में बड़ी सहूलत लेकर आए हैं वो, क्योंकि वो जिस लिहाज से काम करें कि सर्दियों में
आपके जो गीज़र हैं अगर उसमें आपने बार बार खुद जाकर उसे ऑन करना है, सो उसको उन्होंने छुटकारा हासिल किया है विद अ सोल्यूशन। और जो सना है उन्होंने इस काम में भी ज्वाइन किया है, उनको शी इज अ को फाउंडर, बट वो आइल्स की तैयारी भी कराती हैं, तो अगेन शी इज अमेजिंग। तो दोनों वर्किंग है, दोनों वर्किंग है और अब एक दूसरे के साथ भी बड़ा अच्छा उनका ताल्लुक वो चल रहा है ना, कि काम तो कर रहे हैं लेकिन काम रिलेशन को डिस्टर्ब ना करे, बड़ा जरूरी होता है। सो अशर एंड सना इज विद अस टुडे, उनसे कराते हैं आपकी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। जिंदगी में इस 10 साल 11 साल में लड़ाई कितनी बार हुई सना, आप बताएं पहले। रोज होती है। और फॉर श्योर गलती तो इन्हीं की होती होगी। ऑफ कोर्स, वो तो ऑब्वियसली है, इसमें ये तो क्या यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब ऑब्वियसली गलती तो इन्हीं की होती होगी ना। आप क्यों इतनी गलतियां करते हैं अशर? वो लोग बातें मैंने कभी मानी नहीं है, लेकिन हाँ इल्जाम यही होता है, गलती मेरी है। इल्जाम यही होता है, अच्छा मानी भी नहीं है। इंसान खता का पुतला है। हाँ। आप सीधा के मर्द खता का पुतला कह दो ना, तुम चेंज कर दो उसको, इंसान पे जाओ ही मत, तुम मर्द खता का ये पुतला। मर्दों को इंसान कंसीडर किया है मैंने यहाँ पे, कम ऑन। ओह माय गॉड, थैंक यू वेरी मच, सो मच ग्रेशियसनेस। ये ना हो तो तुम किधर जाते मैं और अशर। सो अशर ये बताएं कि झगड़ा किस बात पे होता है, कभी हो तो? wouldn't call it exactly झगड़ा। Okay. It's basically a difference of opinion, conflict थोड़ा सा आया, झगड़ा नहीं है वो, difference of opinion है वो। lots of things, sometimes food के टेस्ट पे भी आ जाता है, नहीं ऐसे नहीं ऐसे। अब being an engineer मैं ना हर चीज़ के अंदर इंजीनियरिंग ही घुसा देता हूँ, तो मैं खाना पकाने में भी इंजीनियरिंग घुसा देता हूँ। प्याज इतने पतले कटने चाहिए थे, उसकी वजह से खाने में इस तरह का टेस्ट नहीं आया। वो सना कहती है भाई प्याज है, कट गया, खाने में डल गया, बात खत्म हो गई, बात खत्म। मोटा था, पतला था, डल गया, बस ठीक है, मैं कहता हूँ अच्छा चले कोई बात नहीं ना, खाना पका हुआ मिल गया, बस ठीक है, मोटा था पता था कोई बात नहीं, जाने दे। कन्फ्लिक्ट आया, लेकिन उन्होंने भी कहा यार खाना पका हुआ है ना, ठीक है, गुड, एवरीथिंग इज फाइन, लेट्स गो। आई एम लाइक हाँ यार ठीक है, खाना इज गुड, फाइन, कोई मसला मसाइल तो नहीं है ना, कोई रोल प्ले तो उन्होंने अच्छा किया है फिर। असल में अशर ने जिंदगी के शुरू में ये बात मान ली, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। ये हमारा पहला प्रिंसिपल था लाइफ। होता भी ऐसा ही है, होना भी ऐसे ही चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, शादी का जो कहते हैं जो आगाज होता है, जो शुरू का टाइम होता है, वो बड़ा डिफाइनिंग टाइम होता है कि आपकी बाकी जिंदगी कैसे चल रही होगी। आप यू द ओनली सन राइट, आपकी एक बहन है, और नॉर्मली हमारे यहाँ हम देखते हैं कि अगर एक ही बेटा हो तो ज्वाइंट फैमिली में ही हम देख रहे थे, बिकॉज ज़ाहिर माँ बाप को होता है कि एक ही बेटा है साथ रहेगा, बट इन योर केस इट्स डिफरेंट। आपकी जो मदर इन लॉ उन्होंने पहले दिन से आपसे कहा अलग रहो। एग्जैक्टली उस वक्त मुझे बड़ा अजीब लगा, वो ये हमारा सोसाइटियल प्रेशर के सब कहेंगे अच्छा बहू बेटा ले उड़ी और ये वो, लेकिन उन्होंने मुझे एक बात समझाई बड़ी अच्छी। वो कहने लगी कि देखो अगर हम दूसरों को खुश करने में लगे रहेंगे तो बहुत मुश्किल है कि हम खुद खुश रह सकें। अच्छा है कि तुम अपना घर बनाओ, मेरा घर बना है, मेरे अपने रूल्स हैं, तुमने अभी रूल्स बनाने हैं, तो मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं रूल्स चेंज करूं। दैट्स वाई तुम 100 दफा आओ मेरे घर, लेकिन घर अपना बनाओ, छोटा बनाओ बड़ा बनाओ, बट तुम बनाओ अपना एक अलग घर। तो ये चीज उनकी मैंने बहुत सीखी, और मेरे ख्याल में दूसरी मदर इन लॉज को इस चीज से सीखना चाहिए कि वन करेक्ट डिसीजन एंड दैट हेल्प्ड अस अ लॉट इन आवर लाइफ। और ये जरूरी भी नहीं है कि बिल्कुल अलग से मुराद हमको ये कह रहे हैं कि एक रह रहा है दूसरा चीचा वतनी चला गया, नहीं, आप करीब करीब भी अलग रह सकते हैं, एक घर में भी अलग रहा जा सकता है। हाँ, वो बड़ा मुश्किल है वैसे, एक घर में अलग, वो मामला दूसरे, वो पोर्शन में भी मामला दूसरी तरफ चले जाते हैं, बिकॉज वो जो हम इंटरफेरेंस की बात करें ना वो होता है। सो आई थिंक पोर्शन नहीं बल्कि घर अलग होना मेरी पर्सनल राय। बहुत सारे बट इफ यू कैन अफोर्ड इट तो उस घर के अंदर भी आप रूल सेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, उस घर के अंदर भी आप रूल सेट कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। मेंटेनिंग बाउंड्रीज एंड रिस्पेक्टिंग बाउंड्रीज, दैट्स व्हाट शी एक्चुअली। ये कितना इंपॉर्टेंट है अशर, अगर आप इसको रिस्पॉन्ड कर सकें, स्पेस एक रखना कितनी जरूरी है, सेफ डिस्टेंस रिलेशन में कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अक्सर देख रहे होते हैं जिन रिश्तों के साथ आप रह रहे होते हैं वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होते हैं, रिश्तों की कदर जो है वो बहुत कम होती हमने देखी है, बजाय इसके कि वो रिश्ते जो कि थोड़े से सेफ डिस्टेंस पे हैं, मिल भी रहे हैं सही है, लेकिन वो जो सेफ डिस्टेंस है वो कदर बढ़ा देता है उन रिश्तों की। सो इफ यू टॉक अबाउट के मियाँ बीवी के आपस की एक चीज़ बात करें, दे आर शेयरिंग अ लाइफ नाउ, बट दैट डज नॉट मीन कि उन्होंने 100% ऑफ एवरी एक्टिविटी एंड एवरीथिंग हैज़ टू बी शेयर्ड। ठीक है, उसके अंदर दोनों की इंडिविजुअल लाइफ्स भी है, दोनों की इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस भी हैं, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम व्हिच इज गोइंग टू बी स्पेंट टुगेदर एज वेल। सो उसके अंदर कुछ बाउंड्रीज भी होंगी, उसके अंदर कुछ अलग एक्टिविटीज़ भी होंगी, उसके अंदर आपके अपने इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस भी होंगी। यार मैंने आज बैठ के ना ये मूवी देखनी है, उनका टेस्ट नहीं है, वो कहेंगे अच्छा ठीक है हम कोई और काम करेंगे, या उन्होंने बैठ के कोई सीजन देखना है, मेरा टेस्ट नहीं है, मैं कोई और काम करूंगा। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि हमने हर चीज मर्ज करके इकट्ठे लेके चलनी है। एंड यस देयर वुड बी अ मूवी और अ सीजन और एन एक्टिविटी जो कि हम लोग साथ भी करेंगे, देयर वुड बी एन एक्टिविटी जहां पे मेरा दिल करेगा यार मैं इनको साथ लेके जाऊं,
ठीक है, लेकिन कुछ जगह पे होगा यार मैंने बॉयज के साथ अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना है, समटाइम्स शी हैज टू गो आउट। अब मैं उसके ऊपर नहीं करूंगा यार ये देखें दोस्तों के साथ चली गई अपने बाहर, मैं क्या करूं, नॉट लाइक दैट। सो यस वी आर शेयरिंग अ लाइफ टुगेदर, बट वन हैज टू अंडरस्टैंड कि कुछ अपनी प्रेफरेंसेस, अपनी लाइफ की कुछ चीजें लेके भी साथ चलनी जरूरी है, टाइम भी है। एग्जैक्टली वो चीजें जरूरी है फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन द टू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्पेस देना एक दूसरे को बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं दूसरे कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन कर रही थी बिकॉज हमारे यहाँ देखा कि मियां बीवी के ज्यादातर झगड़े फैमिली की वजह से भी हो रहे होते हैं, आपस के रिश्ते कम होते हैं। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से बात कर रही थी कि ये कितना जरूरी है कि आप बाकी फैमिली से एक सेफ डिस्टेंस जो है वो जरूर रखें, सो दैट कॉन्फ्लिक्ट जब बाहर से का तो हो ना उससे ये होता है कम से कम कि आपस की लड़ाइयाँ कम होती हैं क्योंकि तीसरे बंदे की इन्वॉल्वमेंट कम होती है। इसमें हम एक बड़ा अच्छा काम करते हैं, वी कॉल इट लेट्स पुट अ पिन देयर। सो जब भी हमारा कुछ कॉन्फ्लिक्ट आता है जो कि रोज की बेसिस पे आ रहा होता है और उसके बाद हमें निकलना होता है, इनफैक्ट आज आने से पहले हम कुछ डिस्कस कर रहे थे, हमारा नाश्ते का कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, डिफरेंट आइडियाज चल रहे थे, देन प्रिपेयर्ड नाश्ता हमने किया, वी पुट अ पिन देयर एंड देन वी सेड कि अच्छा अब हमारी यहाँ पेरेंट्स, अब हमें यहाँ जाना है, सो नाउ वी आर अ टीम। हमारी जो डिफरेंस थी उसको हम उधर ही नाश्ते की टेबल पे छोड़ के आ रहे हैं। एंड यही काम हम तब भी करते हैं जब हम फैमिली में कहीं जाते हैं। अगर मेरा अशर का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया और उसके बाद हम मेरे पेरेंट्स से या अशर के पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हम वहीं छोड़ के जाते हैं कंपार्टमेंट के अंदर, वहां जाएंगे, अच्छे से मिलेंगे, वी आर अ टीम, हम अपने मसले अपने तक महदूद रखते हैं। और वेरी ऑफन जब थोड़ा सा वो टाइम टलता है, आप वापस आते हैं, तो अक्सर मैं कहते हैं अशर आई एग्री विद यू, आई थिंक यू आर राइट इन दैट पर्सपेक्टिव। माशाल्लाह। सो थोड़े से ठंडा होने की देर होती है कि थोड़ा सा उसको ठंडा होने दें तो चीजें रिजॉल्व भी हो जाती हैं। और इसमें आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज ट्रस्ट। जब एक दूसरे को ट्रस्ट होता है ना, एक दूसरे पर ट्रस्ट होता है, सो हो सकता है हीट ऑफ मोमेंट में कुछ कह दें या सोच लें या महसूस कर लें, बट थोड़ी देर बाद आपको एहसास होगा नहीं नहीं यार ट्रस्ट है, तो आई मीन कुछ ऐसी बात होगी, फिर आप जब डिस्कस करते हैं वाकई मामला सामने आ जाता है। बिकॉज समटाइम्स डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात मैं नहीं करता, ये बात होती है कि आप किसी और तरह से सोच रहे होते हैं, हालांकि दोनों ज़रा पे एग्री भी कर लेते हैं। सर हम एक चीज़ देखते हैं आजकल, स्पेशली अगर हम इस यंगर कपल्स की बात करें, कि लड़की को कोई इशू हुआ, उसने कुछ महसूस किया, कोई बात बुरी लगी शादी के स्टार्ट में या अदरवाइज भी, अपने किसी दोस्त को, अपनी बहन को, अपनी कज़न को, जिसके साथ भी आपका एक कांटेक्ट है, या अपनी मदर को फ़ौरन से बताना, फ़ौरन से कॉल करना, फ़ौरन से मैसेज करना, फ़ौरन से डिस्कस करना, ये कितना रिश्तों को ख़राब करता है? क्या कभी आपने ऐसा किया? देखिए इसमें भी बहुत सोच समझ के स्टेप लेना चाहिए। अगर तो कोई बड़ी चीज़ है, फॉर एग्जांपल जैसे वायलेंस हो गई, ऐसी कोई चीज़ है, दैट आपको फ़ौरन करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसा कुछ नहीं देखना पड़ा, लेकिन जिन खवातीन के साथ ऐसा कुछ होता है मैं कहती हूँ ओके ज़रूर, अगर आपको हार्म हो रहा है तो ज़रूर आप रिपोर्ट बैक करें। बट अगर किसी को आपका खाना नहीं पसंद आया, प्याज मोटा या पतला था, तो वो फ़ोन करके अम्मी को बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपकी अभी शादी हुई है और आप अभी एक घर से अपने माँ बाप से थोड़ा डिस्टेंस तो आता है, वो एम्प्टी नेस्ट, पेरेंट्स भी आपकी कमी महसूस कर रहे होते हैं, तो आपकी कोई छोटी सी बात, भले वो बात है या नहीं, उनके लिए वो बहुत बड़ी बात बन जाती है। तो जो छोटे छोटे मसले हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आपके कपड़े अच्छे नहीं लगे, आपने बात सही नहीं की, खाना अच्छा नहीं बना, खाना लेट हो गया, ये चीज़ें मेरे ख्याल में कपल्स को खुद तक महदूद रखनी चाहिए, पेरेंट्स में या बाकी रिश्तेदारों या इवन दोस्तों में, मजाक में भी। I was about to ask this question कि नॉर्मली गैदरिंग में मजाक में बातें की जा रही थी, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा करता है, इस तरह की बातें होती हैं। देखिए मजाक के लिए दोनों लोगों का, सारी एंटिटीज का मजाक के मूड में होना जरूरी है जो कि अक्सर नहीं होता। आप मजाक के मूड में हैं, हो सकता है दूसरा मजाक के मूड में नहीं है। सो मजाक को भी थोड़ा माइंडफुली करना चाहिए। आजकल की जिस तरह की दौड़ हो गई है, हमारी फ्रस्ट्रेशंस जितनी हैं, तो दूसरे का लेवल देख के फिर मजाक और दूसरा आई थिंक देखिए दो लोगों की केमिस्ट्री पे भी बहुत डिपेंड करता है, एंड ऑल्सो मजाक करने में और उड़ाने में बड़ा फर्क है। अब जिस तरह मैं और मेरे हस्बैंड, बिकॉज हम बहुत अरसे से हम दोस्त ही थे, एंड देन ऑब्वियसली हम रिलेशनशिप में आए, एंड देन ऑब्वियसली गॉट मैरिड, तो वो एक बहुत सालों पुराना एक, तो वो दोस्ती वाला एलिमेंट जो है वो इतना ज्यादा है कि मतलब आप भी कभी हमारे मुंह से नहीं निकला तुम तू या इस तरह से, बिकॉज ऑब्वियसली कोई 7-8 साल पुरानी बात मैं बता रही हूँ कि वो इतना पुराना एक दोस्ती का रिलेशन था। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो वो दो लोगों की केमिस्ट्री इतनी ज्यादा होती है कि वो दोनों कंफर्टेबल भी होते हैं, एंड दिनों के किस तरह से उन्होंने क्या बात किसी के सामने पुट करनी है। तो हम जब भी बैठ
बैठते हैं, मुझे शायद ही कभी याद होगा कि हमने प्यार मोहब्बत की बात की होगी किसी गैदरिंग में। अच्छा, प्यार का भी एक्सप्रेशन हम जब बैठते हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये होता है कि अच्छा लेग पुलिंग या इस तरह से हंसी मजाक वो वाला एक एलिमेंट आ रहा होता है। दैट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ But I hope you love him. Of course I do. मैंने कहा सिर्फ ये तो And चक्कर he नहीं loves है। me more, I think. But सिर्फ ये चक्कर नहीं, बस दोस्ती है तो आपने कहा जिंदगी गुजार लेते हैं no, साथ। no, मैं केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ कि वो एक केमिस्ट्री इस तरीके से डेवलप हो जाती है बाजुकात के वो तीसरा बंदा अक्सर उसको ये एंगल दे के ना अच्छा यार डिसरिस्पेक्ट एंड ऑल दैट, दो लोगों को बहुत बेहतर पता है कि वो किस तरीके से किस उन्हें ही पता है actually। उन्हें ही पता है और आई थिंक यही चीज मैटर करनी चाहिए। अच्छा, वैसे में सोशल मीडिया थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि हमने ये जो हम देख रहे होते हैं ना हर वक्त फूल दिए जा रहे हैं, फलाना हो रहा है, ये वो, कभी कभी तो ठीक है, इट मेक सेंस, बट बहुत जगहों पे हमने देखा है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर दी जाती हैं, हर चीज अच्छी अच्छी दिखाई जा रही होती है। सो ऐसे में ये किस तरह से कपल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यानी किसी इन्फ्लुएंसर के ऐसा वीडियो देख के जो हम पे इम्पैक्ट आता है, जिस तरह अशर में आप क्या अशर से कहते हैं रिस्पॉन्ड कर दे कि नॉर्मली में देखते भी हैं कि वो जी मुझे तो मेरे हस्बैंड ने हर एनिवर्सरी पे घर दिया है, या मुझे तो जहाँ जाते हैं फूल देते हैं, मैं जहाँ भी हूँ फूल आ जाते हैं। एग्जांपल दिया मैंने, ममासलत सिर्फ फिक्शियस है। सो ऐसे में क्या इम्पैक्ट होता है नॉर्मल हम कपल्स पे? सो एवरेज हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, ठीक है ना। सोशल मीडिया ने एवरेज पॉपुलेशन का जहन साजी करने में बहुत डिटेल किरदार अदा किया है। A lot of influencers, both sides, males and females. Yes. अब जब वो ख़वातीन कुछ स्पेसिफिक फीमेल इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करेंगी और वो एक अपनी स्पेसिफिक रूटीन दिखाएंगी जो कि हो सकता है ऑफन उन्होंने सिर्फ अपने चैनल के लिए बिल्ड की हो, दे स्टार्ट गेटिंग इंस्पायर्ड। ठीक है, सेम गोज फॉर द गाइज। अगर वो किसी स्पेसिफिक इन्फ्लुएंसर को या उसको फॉलो करते हैं और जो कि उन्होंने भी उस चीज़ के लिए बिल्ड किया हो, एवरेज पॉपुलेशन बंदे का दिमाग इज ऑलवेज गेटिंग सिग्नल्स और वो इंस्पायर होता है। दिस हैपेंस, दिस हैज बीन हैपनिंग। और सोशल मीडिया का एल्गोरिदम होता है इसी तरीके से कि यार आप वो बात करें, वो चीज करें जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा इंस्पायर होकर आपको फॉलो ज्यादा ज्यादा करें, एंगेज करें। ठीक है, सो यस यू आर राइट। काफी सारी एग्जांपल्स हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया तो वो चीज करेंगे। अब नॉट एवरीवन हैज गॉट दोस काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग, बट फॉर वन रीजन और अनदर वो खवातीन की साइड से भी एक्सपेक्टेशन आनी शुरू हो जाएगी, हजरात की साइड से भी एक्सपेक्टेशन आनी शुरू हो जाएगी। So yes, that happens a lot in the common population और common society में ये चीज़ बहुत common है, होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बिल्कुल ही चीज़ को ड्राई छोड़ देना, मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने तो जी बिल्कुल ही लिफ्ट नहीं करानी, मैंने तो कभी फूल नहीं पकड़ाना, मैंने तो कभी अच्छी चीज़ नहीं ला के देनी, मैंने तो कभी बुके नहीं ला के देना, कभी कुछ नहीं करना। Not going towards two extremes. Yes. Gestures, small gestures matter a lot. जो आप कर सकते हैं। Exactly. आपने 5वीं एनिवर्सरी पे गाड़ी नहीं ला के देनी, बट यू कैन हैव अ गुड डाइन आउट। इवन घर में खुद अच्छा खाना बना के खाया जा सकता है अच्छी सेटिंग के अंदर। बुके ला के देना, एक अच्छा सा वेल मेड बुके, अ केक एवरी नाउ एंड देन, दीज आर गुड जेस्चर्स। छोटे छोटे जेस्चर्स जो होते हैं ना, ये मैटर करते हैं रिलेशन को। एग्जैक्टली, छोटे छोटे जेस्चर्स दे कीप ऑन गोइंग। जरूरी नहीं है कि आप हर जेस्चर के ऊपर ना आपने थाउजेंड्स ऑफ रुपीज और टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज आपने खर्च करने हैं। स्मॉल जेस्चर्स डजंट मैटर कि जी आप 500 की पेस्ट्री लेकर आ रहे हैं या 100 रुपए का गुलाब का फूल लेकर आ रहे हैं। These are things which build upon. छोटी छोटी चीजें, ये एफर्ट है जो मैटर करता है। अच्छा, हमने बहुत दफा ये देखा है कि शोएब, आई डोंट नो आप इससे एग्री करेंगे कि नहीं, बट हमने अक्सर ये देखा है कि अब बहुत ज्यादा एक दूसरे को बाजों का कपल जब थोड़ा टाइम गुजर जाता है ज्यादा तो फॉर ग्रांटेड भी लेना चाहिए। ये इधर ही है कि एफर्ट पुट करना भी छोड़ देते हैं। आई थिंक ये बात भी ठीक नहीं है कि आप छोटी से छोटी एफर्ट भी ना कर रहे हो अगले के लिए कि ठीक है ये तो बस शौहर है या ये तो बस बीवी है, ठीक है यही है, प्यार तो करते हैं। वो प्यार अपनी जगह पे है, बट पॉइंट यहाँ पे यही आता है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते, एफर्ट नहीं पुट कर पा रहे होते। तो क्या ये चीज भी कहीं ना कहीं रिश्तों में दरार लाती है? बहुत ज्यादा, आई टोटली एग्री टू इट। मैं कहती हूँ जब आपकी शादी हो जाती है ना, तो उस दिन से आपकी पर्सनालिटी का एक नया पहलू, आपके रिश्ते का एक नया पहलू सामने आने लगता है। बिकॉज आप एक नई प्रॉक्सिमिटी के अंदर होते हैं, एक नई चीज़, आप कह लें कि आपका एक नई चीज़ जन्म लेती है, एक नया रिश्ता जन्म लेता है। भले आप जितने अरसे से दोस्त हों, उसके अलावा ये दिस इज समथिंग एल्स दैट हैपेंस। सो आपको अपने अगले बंदे को स्टडी करना चाहिए। हर किसी का प्यार का एक्सप्रेशन डिफरेंट होता है। हो सकता है आपका प्यार का एक्सप्रेशन फूल देना हो और किसी और का प्यार का एक्सप्रेशन किताब देना हो। इट्स वेरी मच पॉसिबल। हो सकता है किसी के लिए गाड़ी बहुत मैटर करती हो और किसी के लिए कोई पते की बात, कोई किताब इन एन ओरिजिनल प्रिंट बहुत ज़्यादा मैटर करती हो। सो स्टडी द नेक्स्ट पर्सन।
और मैं ये भी कहूँगी कि दूसरों के साथ साथ अपने पार्टनर के साथ साथ आपको खुद को भी स्टडी करना चाहिए। अगर आपने एक बड़े इन्फ्लुएंसर को देखा कि उसने एक 10 पाउंड का केक काटा और उसके लिए 50 फूलों वाला बुके आया, ज़रा खुद को भी रख के देखें कि क्या आप 50 पाउंड का केक खा सकते हैं, या क्या आपका फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा है, या क्या आपको केक पसंद भी है या नहीं। हो सकता है भी है या नहीं, हो जरूरत सकता भी है है उस या नहीं, केक से ज्यादा आपके वक्त की अहमियत हो। सर अगर Totally आपको possible. ओरिजिनल प्रिंट वाली बुक चाहिए तो प्लीज बता दें। जी, हैरी पॉटर। अच्छा, इस चीज को अगर मैं इफ आई फर्दर इनटू इट, जी जस्ट लाइक एनी मशीनरी, गाड़ी यू बाय, इट रिक्वायर्स मेंटेनेंस। यस, A healthy relationship requires healthy maintenance. Absolutely. जिस तरीके से अगर आपने गाड़ी को ले लिया और आपने उसको ऑयल चेंज नहीं किया, आपने उसको वॉश नहीं किया, आफ्टर अ फ्यू इयर्स इट्स गोना गेट डेवास्टेटेड। गाड़ी बदलने की ऑप्शन भी होती है, लेकिन ये बड़ी महंगी ऑप्शन होती है ना, दैट इज अ वेरी एक्सपेंसिव ऑप्शन। With the dollar prices, ज्यादा अच्छी यही डाले ना फर्क कि गाड़ी तो बदली भी जाती है ना, या बदलने वाला ऑप्शन जरा ज्यादा अच्छी और कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है कि जो गाड़ी आपके पास है उसको अच्छी तरह मेंटेन करके चले, पहले दिन से ख्याल रखें ना। हाँ, हजरात जो है ना वो गाड़ी वाली चीज हजरात जो है ना वो गाड़ी को तो अपनी मेंटेन कर लेंगे, बट दे वुड बी वेरी मच out of their mind when it comes to the and I'm talking about the normal population all over the world. हम इसको जरा रिश्तों को मेंटेनेंस की जरूरत है। कुछ बॉयज होते हैं जो कि बाकी बहुत ज्यादा कार एंथुसियास्ट होते हैं, वो गाड़ी पे एक स्क्रैच भी नहीं आने देंगे, घर वाले भी है, लेकिन रिलेशनशिप के स्क्रैच को जो है ना वो इग्नोर कर देंगे। एंड दिस इज नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेस्ट ईस्ट एवरीवेयर दिस इज एप्लीकेबल। अच्छा, एक चीज और जो मैंने नोट किया वो ये कि हमने ये देखा है कि जब हम एफर्ट्स की बात कर रहे होते हैं, एक्सप्रेस करने की बात कर रहे होते हैं, खवातीन को ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं मर्दों से। कहीं ना कहीं मर्द भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आज खातून हमारे लिए कुछ डिफरेंट कर ले। ठीक है, वो रोज़मर्रा काम की जगह अपनी जगह पर वो एफर्ट्स ने चीज़ें हैं, बट जाहिर सी बात है मर्द बाहर अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहा है, औरत घर में अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रही है, बाज़ों का दोनों मिलकर भी जिम्मेदारियाँ निभा रहे होते हैं। द पॉइंट इज़ हमने हमेशा ये देखा कि जब जेस्टर्स की बारी होती है ना, कि लेट्स सपोज कोई एक डे रोज डे आया है, तो औरत एक्सपेक्ट कर रही होती है कि मर्द मुझे फूल ला के देगा, और प्रॉब्लली मर्द भी एक्सपेक्ट कर रहा होता है कहीं ना कहीं कि औरत ला के, लेकिन मर्द एक्सप्रेसिव नहीं होता। औरत नाराज होके झगड़ के उस चीज को एक्सप्रेस भी कर लेती कि आया आज गुलाब का दिन था, तुमने मुझे गुलाब नहीं ला के दिया। तो क्या ये भी एक पॉइंट है कि कहीं ना कहीं औरतें भी मर्दों की फीलिंग्स को उस तरीके से नहीं समझ पा रही होती हैं? थैंक यू सबीन, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, प्लीज। जैसे एक साइंटिफिक फैक्ट है कि मर्दों की ज़्यादा विजुअल सेंस तेज़ होती है और ख़वातीन की जो ऑडिटरी सेंस होती है वो ज़्यादा होती है। सो मर्दों को देखने की चीज़ों से प्रैक्टिकलिटी से ज़्यादा इंटरेस्ट होती है। अशर की बात करूं तो बजाय इसके कि मैंने फूल या केक दूं, अगर मैंने टूल किट दे दूं तो वो ज़्यादा खुश होंगे। एंड ऐसा ही है, ड्रिल मशीन दे दूं तो वो ज्यादा खुश होंगे। माइट बी वेरी नॉन रोमांटिक बट दिस आप ज्यादातर मर्दों। नहीं, एक मिनट, अभी आपने कहा ड्रिल मशीन, क्या वाकई ड्रिल मशीन गिफ्ट की है आपने अशर को? गिफ्ट तो नहीं, बट आई पेड फॉर इट, और वो बहुत खुश हुए थे। अभी भी उनकी आंखों में चमक नजर आएगी किसी मशीन का नाम लेके देखिए। सो आई फाउंड आउट कि उसे क्या चीज पसंद है और उसकी मोहब्बत का कौन सा इजहार उन्हें पसंद है, तो ड्रिल मशीन भी हो सकती है। खवातीन को सुनने की आदत है। अक्सर मर्द कहते हैं बस मैं प्यार करता हूँ, सारी कमाई लाके हाथ में डाल दी, या ये किया वो किया, बट वो कहते नहीं है। और खवातीन को ऑरली सुनने की आदत होती है, उनका दिल चाहता है कि कहा जाए उन्हें बार बार। अगर तैयार हुई है तो उनके कहे बगैर कि मैं कैसी लग रही हूँ, कि बोले आप बहुत प्यारी लग रही हैं। ये बहुत जरूरी बात आपने यहाँ पे कर दी है। जब जब बेगम तैयार हो आप कह दें प्यारी लग रही हो। मैं बता रहा हूँ, ये मशवरा दे रहा हूँ मैं आपको, जब जब वो तैयार हो, कहीं जा रहे हैं, कोई आ रहा है, नया जोड़ा पहना है, बीवी तो प्यारी लगती है, तो आप एक तो एक लग रही है, आपने कहना भी है, प्लीज मेक श्योर टू से इट वर्बली, आपने कहना है, वरना काम खराब होगा, और उस दिन नहीं होगा, 6 महीने 34 दिन बाद भी हो सकता है। क्या मैं फलाने दिन तैयार हुई थी, आपने तो नहीं कहा था कि मैं। एग्जैक्टली, खवातीन की बड़ी मेमोरी होती है इस मामले में। खवातीन ही की होती है, मर्दों को तो याद भी नहीं होता है ना, ये सुपर पावर होती है हमारे पास, का बहुत अच्छे से जब चाहे इस्तेमाल, ये ऐसी पावर जो क्रश करती है फिर। इट्स ओके, आई थिंक ठीक है, हमारे पास ये एक टूल है जो हम अब आप बताएं, वो तो ड्रिल मशीन तक मामला चला गया था, आपने तोहफे में क्या दिया है, आखिरी बार क्या दिया है? व्हाट वाज योर एक्सप्रेशन ऑफ लव? सो इट्स यूजुअली बाइंग ड्रेसेस। ओके, ठीक है जी, बाइंग ड्रेसेस, मेकअप का स्टफ, अंडरस्टैंडिंग के लिए, इवन किचन यूटेंसिल्स। ओके, बेलन, अ गुड किचन यूटेंसिल, वेइंग मशीन,
ठीक है, वो दैट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि खाना यूजुअली क्योंकि मैं भी थोड़ा कुकिंग का शौकीन हूँ, तो इसलिए ना वो वैसे म्यूचुअल गिफ्ट हो जाता है। फिर तो अच्छी चीज जिसमें खाना काटने चाहिए। एक्चुअली आई डू। एक मोहब्बत का इजहार ये भी था कि इनको प्याज काटने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, मैंने कहा सना आप छोड़े, मैं काट दिया करूंगा। मैं अक्सर ऑफिस से घर आके भी मैं काट देता हूँ, अगर खाना पकने वाला है मैं फटाफट काट के, मेरी स्पीड भी थोड़ी बेहतर है प्याज काटने की। क्या इसका मतलब ये है कि वो सही तरह से प्याज काटती नहीं है, उनकी स्पीड तेज नहीं है? देखें मैं इसीलिए वो कॉन्फ्लिक्ट है ना, पतले प्याज मोटे प्याज के, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट है। मेरे मुताबिक नहीं काटते तो भाई खुद काट दो प्याज। ये भी तमाम कपल्स का मशवरा है कि जो काम आपको पसंद नहीं आ रहा वो काम खुद कर दीजिए, इतनी सी बात है। अच्छा, एक और जो इस पर कपल्स में नॉर्मली लड़ाई हो जाती है, कहीं जाना हो और खवातीन थोड़ा सा ताखीर का शिकार कर देती हैं उस इवेंट पे, क्योंकि देर से तैयार हो रही होती हैं। सो क्या वाकई इन योर केस ऐसा है? अच्छा, यस, दैट इज अ गिवन फैक्ट। ओके, सो बिफोर द शादी मैंने कहीं पे भी पहुंचना होता था, मैं 1 घंटा पहले सारी की सारी चीज शुरू की और विद इन दैट 1 आवर मैं उस वेन्यू पे पहुंच गया। शादी के बाद में इट यूज टू टेक लाइक, हम हर जगह 2 से 3 घंटे 2 घंटे लेट होते थे। बच्चों के बाद में चीज और भी डिले होनी शुरू हो गई, ऑब्वियस सी बात है, 4 लोगों ने तैयार होना है, अब एक बंदा नहीं है। सो यू हैव टू मैनेज अकॉर्डिंगली। सो हजरात के ऊपर ये चीज है कि भाई आपने अगर पहुंचाना है तो मैनेज करें टाइम को, स्टार्ट गेटिंग रेडी एंड गेटिंग पीपल रेडी ऑन टाइम एज वेल। इट इज अ फैक्ट कि उनको तैयार होने में 1.5 से 2 घंटे 2.5 घंटे रिक्वायर्ड है। इट इज अ फैक्ट कि बच्चों को भी तैयार करने में टाइम रिक्वायर्ड है। अंडरस्टैंड दिस फैक्ट और उसके हिसाब से टाइम करें। वो अलग बात है कि अब अगर एक वलीमे पे पहुंचना 8:30 बजे तो उसकी तैयारी 4 घंटे पहले शुरू होगी, तो 4 घंटे अब फैक्ट ऑफ लाइफ है। अब आप उस 4 घंटे में बैठ के फिल्म नहीं देख सकते जो कि पहले आप करते थे, यार अच्छा 8:30 बजे पहुंचना है, बस 7:30 बजे नहाने के लिए घुसूंगा, 8:30 बजे मैं उधर हूंगा। इट्स नॉट पॉसिबल एनीमोर। So these are the evolutions which are required. और अशर की एक बड़ी अच्छी अडेप्टेशन ये कि अगर हमने कहीं 9:30 पहुंचना होता है तो ये मुझे 8:30 का टाइम बताते हैं। सो वो हम लेट होके उसी टाइम के करीब पहुंच जाते हैं। सो दिस वाज एन अडेप्टेशन जो हमने शादी में की। ये बहुत जरूरी टिप थी, मैं भी घर में यही करता हूँ। लास्टली अब तो पता चल गया आप कैसे करेंगे। मैं फिर भी आप तो देख रही हैं आपकी बेगम? नहीं, वो नहीं देख रही, सोई भी है। ओके फिर ठीक है। लास्टली अब तमाम देखने वालों को एक एक टिप आपने देनी है अपनी इस शादी जिंदगी से, जो आपने एक हासिल होता है कि अच्छा ये एक हासिल जो मैं चाहती हूँ कि आप तक पहुंचे, वन फ्रॉम योर साइड वन फ्रॉम योर साइड एट द एंड। आई वुड लाइक टू से बैलेंस। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको हर बात अच्छी लगे, ऐसा नहीं हो सकता कि हर बात बुरी लगी। तो कुछ लिमिटेशंस अपनी रख लें, कुछ चीज़ें जाने दें, कुछ चीज़ों के ऊपर फड्डा डाल लें, क्योंकि फड्डा भी ज़रूरी है, सेल्फ एक्सप्रेशन भी ज़रूरी है। किसी हद तक आप तब्दील हो सकते हैं, किसी हद तक नहीं भी तब्दील हो सकते। एट द एंड ऑफ द डे ये ऐसा मर्जर नहीं है कि जिसमें 2 लोग मिलके बिल्कुल कुछ तीसरी चीज़ बन जाएंगे। मैं सना खटक हूँ, मैं सना खटक ही रहूँगी, वो अशर बाजेब हैं, वो अशर बाजेब ही रहेंगे। हाँ, हम दोनों मिल के साथ साथ चलेंगे। और किसी हद तक बर्दाश्त या टॉलरेंस एक बहुत अंडररेटेड क्वालिटी है। लोग समझते हैं कि शायद कॉम्प्रोमाइज कोई बहुत बुरी चीज है, कमजोरी है। नो, इट्स द की टू द बैलेंस। कुछ चीजें आप इनिशियली अगर आपको लग रहा है कि कोई बंदा सही बात कर रहा है तो आप मान लें, आपकी ईगो को कुछ नहीं होगा। दिस इज लर्निंग, दिस इज एवोल्यूशन। एब्सोल्युटली। तो ये मेरी एक टिप है, एडेप्टेबिलिटी। जो कि मर्द कोई करनी है। हजरात का मसला होता है, दे आर वेरी फिक्स्ड। वो कहते हैं हम पहाड़ हैं, हम नहीं हिलेंगे, हवा ने गुजरना है, बादल ने गुजरना है, आगे से गुजर जाए, ऊपर से पानी गिरेगा, बह जाए मेरे ऊपर से, मैं पहाड़ हूं, मैं तो नहीं हिलूंगा। ठीक है, बट यू आर नॉट। एडेप्टेबिलिटी, यू आर इन अ न्यू रिलेशनशिप, यू विल हैव टू अडेप्ट योरसेल्फ, अपने आप को अपग्रेड। एवोल्यूशन की इन्होंने बात की, यू विल हैव टू इवॉल्व टुगेदर विद द पर्सन। यू आर मेकिंग अ न्यू स्ट्रक्चर। कंपनीज भी तो लोग खड़ी करते हैं ना, कंपनीज के लिए भी नए सिस्टम सारा कुछ बनाते हैं, तो घर को भी उस तरह ट्रीट कर लें। दिस इज वेरी कॉमन। बाहर की पर्सनालिटी अलग है, घर की पर्सनालिटी अलग है। बाहर की अच्छी चीजें घर में नहीं इंप्लीमेंट होंगी। अडेप्ट, ठीक है। वो अडेप्टेबिलिटी आई थिंक इज समथिंग व्हिच द जेंटलमैन शुड एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। कोई अब बात जो आप मैडम ऐड करना चाहती हूँ अपनी शादी की, इतना जो टाइम गुजरा है। नहीं, मैं तो चाहती हूँ बस बड़ों की बातें सुनूं और पे अमल करने की कोशिश करूं। आपके लिए 3 बुजुर्ग ही बैठे हैं ना यहाँ पे। देखें, किसी तीसरे की बात से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप 2 की जिंदगी, आपको बहुत बेहतर पता है कि आपने किस तरीके से लेके चलना है। और सना की बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगी कि अक्सर हम अपनी ईगो को लेके बैठ जाते हैं। स्पेशली मैं ख़वातीन के पर्सपेक्टिव से बात ज़रूर करूंगी कि हम अक्सर ये ईगो हमारे अंदर होती है कि
कि नहीं, अगर हम इस तरीके से मोल्ड हो जाएंगे तो इसका मतलब ये कि हमें चेंज करने की कोशिश की जा रही है, या हमें सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है, या हमारे राइट्स कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। बहुत सारी जगहों पर मर्द भी अपने आप को फ्लेक्सिबल करते हैं, और यही हुस्न है एक रिलेशनशिप का कि आप दो लोग एक जगह पर आए, एक बैलेंस क्रिएट करें। तो ये बहुत